अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज़ की कहानी मारिया तूफानी रात में। फिर अचानक श्रोमणी नागिन ने हमला कर दिया। अंबर नाग मारिया केटी और पादरी साहब कॉटेज के खिड़की के शीशे के साथ लगे बर्फानी रात के अंधेरे में यह सारा मंजर देख रहे थे। जिंदा लाश श्रोमणी नागिन को दबोचने ही लगी थी कि औरत के चेहरे वाली श्रोमणी नागिन ने हमला कर दिया। उसका हमला ये था कि उसके नथनों में से सब्ज रंग के धुएं की लकीर बिजली की सी तेजी से निकलकर जिंदा लाश के चेहरे से टकराई। लाश के हलक से एक ऐसी डरावनी चीख निकली कि एक बार तो श्रोमणी नागिन भी खौफ खाकर 2 कदम पीछे हट गई। जिंदा लाश का सारा जिस्म एकदम सब्ज पड़ गया, फिर स्याह हो गया। जिंदा लाश अपनी जगह से पीछे हटी। वह मुड़ना चाहती थी कि उसका जिस्म पिघलने लगा। सबसे पहले उसके लंबे लंबे बाजू मोम की तरह पिघल कर बह गए। इसके बाद उसकी टांगें पिघल गईं। जिंदा लाश एक सतून की तरह धम से नीचे बर्फ पर गिर पड़ी। श्रोमणी नागिन ने एक बार फिर सबज जहर के धुएं की लकीर उसके जिस्म पर फेंकी। जिंदा लाश की हलक से एक और चीख निकली। ये उसकी जिंदगी की आखिरी चीख थी। इसके बाद जिंदा लाश का सारा जिस्म पानी बनकर बर्फ पर बह गया। जिंदा लाश का नामो निशान खत्म हो चुका था। पादरी साहब ने खुश होकर कहा, श्रोमणी नागिन ने जिंदा लाश को हलाक कर दिया। अंबर नाग मारिया और केटी तेजी से खुश होकर श्रोमणी नागिन के करीब आ गई। पादरी साहब भी उनके साथ थे। नाग ने श्रोमणी नागिन का शुक्रिया अदा किया। बर्फ पर अब जिंदा लाश का सब्ज रंग का पानी बहकर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा था। श्रोमणी नागिन ने कहा, मुकद्दस नाग, मैंने आपके हुक्म की तामील की है। पादरी साहब ने नाग की तरफ देखकर कहा, नाग बेटा, इस नागिन को कहो कि इसने एक जालिम लाश से इंसानियत को निजात दिलाकर नेकी का काम किया है। खुदा इसे इसका अजर देगा। नाग ने यह बात नागिन को बताई तो वो मुस्कुराई और बोली, मैंने अपना फर्ज अदा किया है मुकद्दस नाग। अगर खुदा इसे कबूल कर ले तो मेरी खुशकिस्मती होगी। अब मुझे इजाज़त दी जाए, मैं जाऊंगी। नाग ने श्रोमणी नागिन को इजाज़त दे दी। नागिन फिजा में बुलंद हुई और फिर हवा में उड़ती हुई अंधेरी रात में गायब हो गई। पादरी साहब ने अंबर नाग मारिया और केटी को साथ लिया और वापस कॉटेज में आकर आतिशदान के पास बैठ गए। अंबर ने पादरी साहब से कहा, अब हमें अपने साथी थ्यूसोंग की तलाश में यहाँ से खला में जाना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जिंदा लाश के गार में जाकर किसी पुराने रॉकेट की मुरम्मत करें, क्योंकि वहाँ किसी ज़माने में खलाई सेंटर था। पादरी साहब ने कहा, केटी एक खलाई लड़की है, मेरा ख्याल है वो रॉकेट को फिर से ठीक कर लेगी। क्यों केटी, तुम्हारा क्या ख्याल है? केटी ने कहा, फादर, मैंने खलाई सेंटर के घर में जो खलाई रॉकेट देखे हैं वो इस काबिल नहीं है कि फिर से फिजा में बुलंद हो सकें। नाग बोला, इसका मतलब है कि हमें यहाँ मुरीख वालों के ठिकाने पर जाकर कोई रॉकेट उड़ाना होगा। मारिया ने कहा, क्या हम अंबर का गैबी शीशा इस्तेमाल नहीं कर सकते? अगर केटी उसकी डिग्री की सिमत ठीक कर दे तो हम इकट्ठे किसी खलाई सियारे पर पहुंचकर थ्यूसोंग की तलाश जारी रख सकती हैं। केटी ने कहा, अंबर, मुझे गैबी शीशा दिखाओ। अंबर ने गैबी शीशा निकालकर केटी के हवाले कर दिया। केटी उसे गौर से देखने लगी। पादरी साहब, मारिया और नाग भी दिलचस्पी से उसे तक रहे थे। केटी ने देखा कि गैबी शीशे के पीछे बटन और सुई के साथ कई एक खलाई हिंसे बने हुए थे। ये डिग्रियों के निशान थे। खलाई लड़की होने की वजह से वो इन डिग्रियों के हिंसे पढ़ सकती थी, मगर सुई का निशान किस सियारे की तरफ था ये जानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये मुरीख वालों का गैबी शीशा था। क्या ख्याल है केटी? नाग ने पूछा। केटी बोली, खतरा मोल लेने वाली बात है। वैसे इसकी मदद से हम चारों खला में किसी न किसी सियारे पर पहुंच सकते हैं। मारिया ने कहा, हमारा मकसद भी यही है कि यहाँ से उड़कर खला में किसी न किसी सियारे पर पहुंच जाएं। इसके बाद वहां जाकर सोचेंगे कि हमें अपने साथी थ्यूसोंग को कहाँ तलाश करना है। अंबर ने कहा, हो सकता है हम जिस सियारे पर पहुंचे थ्यूसोंग भी उसी सियारे पर मौजूद हो। केटी कहने लगी, मेरी राय में तुम्हें इस मामले पर ठंडे दिल से सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ से गायब तो हो जाओ मगर खला में एक दूसरे से बिछड़ जाओ। मारिया ने कहा, केटी, क्या ऐसा हो सकता है? केटी ने कहा, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आंखें बंद करके छलांग लगाने वाली बात है। नाग ने कहा, कुछ भी हो, कम से कम हम इस दुनिया से तो निकल जाएंगे। अंबर ने केटी के हाथ से गैबी शीशा लेकर कहा, फिर ठीक है, हमें यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पादरी साहब खामोशी से अंबर की तरफ देखने लगे। अंबर ने कहा, फादर, आप हमारे लिए दुआ करें कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। पादरी साहब बोले, जो इंसान दूसरे इंसान की भलाई के लिए घर से निकलता है खुदा उसकी मदद करता है। मारिया बोली, मैं तुम लोगों के दरमियान में खड़ी होंगी, क्योंकि ना मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ ना तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। नाग ने कहा, ठीक है, तुम मेरे और केटी के बीच में आ जाओ। उन्होंने बारी बारी पादरी साहब से हाथ मिलाया और उनका शुक्रिया अदा किया। केटी ने इस अरसे में गैबी शीशे की सुई एक खास डिग्री पर लगा दी थी। उसके खलाई इल्म के हिसाब से ये एक ऐसी कहकशां की डिग्री थी जहां ऑक्सीजन पाए जाने का बहुत इम्कान था।
अंबर ने गैबी शीशा अपने हाथ में थाम लिया और कहा, केटी, मारिया, नाग, मेरे इर्द गिर्द खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। खबरदार, हाथ किसी सूरत में ना छोड़ना। मारिया ने कहा, मैं क्या करूंगी? नाग बोला, तुम हमारे दरमियान खामोशी से खड़ी रहना। अंबर कहने लगा, जब हम एक एक करके रोशनी के दायरे में दाखिल होंगे तो अपनी आंखें बंद कर लेना। पादरी साहब आतिशदान से हटकर खड़ी ये दिलचस्प नज़ारा देखने लगे। अंबर ने गैबी शीशे का बटन दबाकर सामने दीवार पर गोल रोशनी का दायरा फेंका। ये दायरा जर्द रोशनी से दमक रहा था। अंबर ने कहा, इस दायरे की तरफ चलो। केटी, नाग, अंबर एक एक कदम उठाते एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले रोशन दायरे की तरफ बढ़े। मारिया उनके दरमियान थी। जहां रोशनी का दायरा फर्श से टकरा रहा था वहां जाकर खड़े हो गए। पादरी साहब ताज्जुब से देख रहे थे कि रोशनी के दायरे में दाखिल होते ही नाग, अंबर और केटी के साथ गायब मारिया का जिस्म भी चांदी की तरह चमकने लगा। फिर उनके जिस्म चांदी के जर्रों में बदल गई और पादरी साहब की आंखों के सामने अंबर, नाग, केटी और मारिया गायब हो गए। उनके गायब होने के बाद रोशनी का दायरा भी बुझ गया। पादरी साहब ने सीने पर सलीब का निशान बनाकर अंबर, नाग, मारिया और केटी के लिए दुआ की और आतिशदान के पास बैठकर बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। अंबर ने आंखें खोल दी। सबसे पहले उसके पांव किसी सख्त चीज से टकराए। उसने देखा कि नाग और केटी भी उसके साथ थे। उसे मारिया की खुशबू भी आ रही थी। अंबर ने खुशी से चिल्लाकर कहा, मारिया, तुम भी साथ हो? हाँ, मारिया ने कहा। नाग बोला, ये हम कहाँ खड़े हैं? केटी ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। उसने कहा, हम किसी सियारे के छोटे से टुकड़े पर हैं जो खला में तैर रहा है। नाग, अंबर, मारिया ने भी देखा कि वो एक बहुत बड़ी खलाई चट्टान के ऊपर खड़े थे। ये स्याह चट्टान खला में बड़ी रफ्तार से एक तरफ भागी जा रही थी। मारिया ने केटी से पूछा, केटी, ये तो कोई सियारा नहीं है बल्कि किसी सियारे का टुकड़ा है। हम कहाँ जा रही हैं? केटी ने गौर करते हुए कहा, यह चट्टान हमें किसी सियारे की तरफ ले जा रही है। एक बात की तसल्ली है कि यहाँ खला में ऑक्सीजन मौजूद है। हम किसी बहुत बड़े सियारे की फिजा में हैं, हम खला में नहीं हैं। ये बड़ी अच्छी बात थी क्योंकि अगर वो खला में होते तो ऑक्सीजन ना होने की वजह से उन्हें नुकसान पहुंच सकता था। सियाह खलाई चट्टान बड़ी तेजी से फिजा में आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। फिजा में खला की तारीकी नहीं थी। आसमान बादलों में घिरा हुआ था और उनके पीछे से हल्की हल्की दिन की रोशनी निकल रही थी। चट्टान फिजा में आगे ही आगे बढ़ रही थी। अचानक अंबर ने दूर फिजा में एक तरफ इशारा किया। उन्होंने दूर फिजा में एक बहुत बड़ा चेहरा देखा जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। ये किसका चेहरा है केटी? अंबर ने पूछा। सब उस चेहरे को तक रहे थे। नाग बोला, मुझे तो ये किसी जानवर का चेहरा लग रहा है। मारिया बोली, ये तो किसी बहुत बड़े भेड़िए का चेहरा है। नाग ने कहा, इसका मुंह खुला है, इसके लंबे नोकीले दांत मुझे साफ नजर आ रही हैं। क्या तुम भी देख रहे हो? हाँ, अंबर ने कहा। केटी कहने लगी, ये किसी पुरस्कार कहकशां का सैयारा है। अंबर ने पूछा, लेकिन ये भेड़िया हमारे सामने फिजा में क्यों मुंह फाड़े खड़ा है? केटी ने कहा, हो सकता है ये भेड़िए का मुंह इस पुरस्कार सियारे में दाखिल होने का दरवाजा हो। नाग ने खबरदार होते हुए कहा, होशियार हो जाओ, हमारी चट्टान इस भेड़िए के मुंह में दाखिल होने वाली है। मारिया ने कहा, मेरे खुदा, किस कदर भयानक और बड़ा मुंह है इस भेड़िए का। इसकी जर्द आंखें भी चमक रही हैं। अंबर ने कहा। केटी बोली, एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, हो सकता है भेड़िए के मुंह में दाखिल होते वक्त हमें झटका लगे। उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। स्याह खलाई चट्टान की रफ्तार भेड़िए के बहुत बड़े खुले हुए भयानक मुंह के करीब पहुंचकर आहिस्ता हो गई थी। अब उन्हें खलाई भेड़िए का खुला हुआ मुंह साफ नजर आने लगा था। ये किसी आदमखोर भेड़िए का मुंह था जो पहाड़ की तरह था और किसी बहुत बड़े ऊंचे लंबे किले के दरवाजे की तरह खुला था। स्याह खलाई चट्टान भेड़िए के मुंह में दाखिल हो गई। भेड़िए के मुंह में दाखिल होते ही उन्हें एक झटका लगा। केटी का ख्याल दुरुस्त था। अब वो खलाई भेड़िए के हलक में से गुजर रहे थे। यहाँ घुप अंधेरा था। मारिया उनके दरमियान बैठी थी। खलाई चट्टान अंधेरे में तैरती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। फिर उन्हें भेड़िए के हलक में दूर सफ़ेद रोशनी नजर आई। उस रोशनी में उन्होंने स्याह पत्थरों के ऊंचे ऊंचे सतूनों वाला एक मैदान देखा। रोशनी करीब आ गई थी। पत्थर के सतूनों के ऊपर भेड़िए का मुंह बना हुआ था जो खुला था और जिसके नोकीले दांत बाहर निकले हुए थे। स्याह खलाई चट्टान आहिस्ता से उस मैदान के साथ लग गई। अंबर ने चट्टान पर से छलांग लगा दी। केटी ने कहा, इस पर से कूद जाओ, ये वापस जा रही है। अंबर के साथ ही केटी और नाग भी चट्टान से कूद गए। मारिया भी उछलकर दूसरी तरफ आ गई। मेरे खुदा, ये तो कोई डरावने ख्वाब का सैयारा है। अंबर, नाग और केटी भी हैरत से ऊंचे लंबे स्याह पथरीले सतूनों को दिख रहे थे जिनके ऊपर खुले मुंह वाले भेड़िए के सर बने थे। अंबर ने कहा, यहाँ जरूर भेड़ियों की मखलूक आबाद होगी। नाग बोला, हमें उनसे चौकस रहना होगा। वो किसी भी तरफ से अचानक हम पर हमला कर सकती हैं। आसमान पर बादल हैं मगर रोशनी भी है। मेरा ख्याल है मैं उकाब बनकर इस इलाके का जायजा लेता हूँ।
मारिया ने कहा, अभी नहीं नाग भैया, हमें कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या कुछ छुपा हुआ है। अंबर ने कहा, केटी तुम खलाई लड़की हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? केटी ने गहरा सांस खींचकर कहा, फिजा में ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ जरूर पानी भी होगा मगर सब्जा नहीं है, जिसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ किसी दूसरे रूप में जाहिर हुई होगी। क्या मतलब? नाग ने पूछा। केटी बोली, मतलब ये कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ दरख्तों और सब्जे की शक्ल में नहीं उगती तो वो किसी दूसरी शक्ल में भी जाहिर हो सकती है। वो इसी तरह बातें करते स्याह सतूनों के दरमियान से गुजर रहे थे। उन्हें अभी तक वहां कोई मखलूक नहीं मिली थी। सतूनों वाले मैदान में दिन की धीमी धीमी रोशनी फैली थी। अंबर कहने लगा, हो सकता है यहाँ थ्यूसोंग मिल जाए। केटी ने कहा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, अभी तो ये देखना है कि यहाँ की मखलूक कौन है। चलते चलते वो मैदान के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। यहाँ पत्थरों के ऊंचे ऊंचे स्याह सतूनों के दरमियान सियारा जमीन पर एक बहुत बड़े भेड़िए का मुंह खुला हुआ था। ये भेड़िए का देव कामत बुत था जो गर्दन तक जमीन में धंसा हुआ था। भेड़िए का मुंह खुला था और उसके हलक में स्याह पत्थर की सीढ़ियां नीचे जाती थीं। अंबर, नाग, मारिया और केटी उस बुत के पास जाकर खड़े हो गए। ये सीढ़ियां जरूर किसी गार में जाती होंगी, मारिया ने कहा। अंबर बोला, सवाल यह है कि इस गार में क्या होगा? केटी ने कहा, इसके लिए हमें इसके अंदर जाना होगा। नाग कहने लगा, बेहतर है कि मैं अकेला सांप की शक्ल में इसके अंदर जाकर देखता हूँ। मारिया कहने लगी, तुम्हारी जगह अगर मैं जाऊं तो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि तुम सांप बनकर जाओगे भी तो नजर आओगे। मैं गायब हूं, मुझे कोई नहीं देख सकेगा। केटी ने अंबर से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है अंबर भैया? अंबर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं मारिया को खतरे में डालने के हक में नहीं हूं। खुदा जाने इस गार के अंदर क्या तिलिस्म हो और मारिया किसी मुसीबत में फंस जाए। मारिया ने कहा लगाया और बोली, अंबर भाई, सारी जिंदगी मुसीबतों में फंसते निकलते गुजर गई है, मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। केटी ने कहा, तो फिर जल्दी से वापस आ जाना, अंदर ज्यादा देर मत लगाना। क्यों अंबर? अंबर ने नाग से मशवरा किया। नाग बोला, मैं अब भी यही कहूंगा कि मारिया के बजाय मुझे कार में उतरना चाहिए। अचानक अंबर बोला, मारिया की खुशबू दूर हो रही है। नाग ने चिल्लाकर कहा, मारिया तुम कहाँ हो? केटी बोली, मेरा ख्याल है वो गार में उतर रही है। मारिया की आवाज दूर से आई, मैं सीढ़ियां उतर रही हूँ, तुम लोग मेरी बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द नीचे का हाल मालूम करके वापस आ जाऊंगी। मारिया वापस आ जाओ, अंबर ने चीख कर कहा, मगर मारिया जा चुकी थी। उसकी खुशबू बहुत मध्यम पड़ गई थी। मारिया भेड़िए के मुंह की सीढ़ियां उतरकर आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गई थी। अंबर, केटी और नाग भेड़िए के मुंह के पास पत्थर पर बैठ गए। अंबर ने सांस भरकर कहा, हमें अब मारिया का इंतजार करना चाहिए। नाग बोला, मैं मारिया के पीछे जा रहा हूँ। अंबर ने नाग का बाजू पकड़ लिया। नहीं नहीं नाग, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मारिया जो गलती कर चुकी है वो तुम नहीं करोगे। अब हमें इसी जगह बैठकर मारिया का इंतजार करना होगा। मारिया ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर देखा कि उसके सामने एक गोल सुरंग बनी हुई है। मारिया ने सुरंग में चलना शुरू कर दिया। सुरंग ऐसी नहीं थी कि जैसी पहाड़ियों के अंदर हुआ करती है, बल्कि ये किसी मॉडर्न जेरे जमीन लेबोरेटरी की सुरंग लग रही थी, जिसकी छत पर जर्द और सफेद पत्थर की टाइलें लगी थीं और उनमें से कहीं कहीं खुद ब खुद रोशनी निकल रही थी। आगे जाकर यह सुरंग एक तरफ घूम गई। सुरंग की दीवार बैजवी थी और यहाँ भी थोड़े थोड़े फासले पर स्याह पत्थर के छोटे छोटे सतून लगे थे, जिन पर वही भेड़िए के खुले मुंह वाला बुत लगा था। आगे एक गोल दरवाजा आ गया। उस दरवाजे पर तांबे का बड़ा ताला लगा था। मारिया को ताला खोलने की जरूरत नहीं थी, वो गोल दरवाजे में से गुजर गई। दूसरी तरफ एक शानदार ऊंची छत वाला बड़ा कमरा था। छत में शीशे के चौखटे लगे थे। उन चौखटों में से रोशनी आ रही थी। सामने वाली दीवार भी सफेद और जर्द पत्थरों से बनी हुई थी और उन पर 5 भेड़ियों के खुले मुंह बने हुए थे। ये खुले मुंह इतने बड़े थे कि इनमें से एक आदमी आसानी से गुजर सकता था। उन भेड़ियों के मुंह के अंदर तारीकी छाई थी। मारिया ने करीब जाकर देखा। हर भेड़िए के मुंह के आगे शीशा लगा था, जिस तरह के कैमरे के मुंह पर शीशे का लेंस लगा होता है। मारिया ने देखा कि हर भेड़िए के मुंह के ऊपर रोमन हिंसों में 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 लिखा था। मारिया दरमियान वाले भेड़िए के मुंह के सामने खड़ी थी। उसकी दाएं जानिब 2 और बाएं जानिब भेड़िए के 2 मुंह थे। मारिया के समझ में नहीं आ रहा था कि भेड़ियों के ये मुंह किस मकसद के लिए बनाए गए हैं। हर भेड़िए के मुंह पर एक शीशा लगा था। हर भेड़िए के मुंह के पास सुर्ख रंग का एक बटन लगा था। मारिया ने दरमियानी भेड़िए के मुंह के ऊपर देखा। उस पर 3000 लिखा था। मारिया भेड़िए के मुंह के पास जाकर उस पर लगे शीशे में से दूसरी तरफ देखने लगी। उसे दूसरी तरफ कुछ नजर न आया। भेड़िए के मुंह के अंदर गहरी तारीकी और घुप अंधेरा था। मारिया उस शीशे के अंदर से गुजर सकती थी, मगर वो ये देखना चाहती थी कि बाहर से कुछ नजर आता है कि नहीं। बाहर से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मारिया ने भेड़िए के मुंह के पास दीवार पर लगे बटन को आहिस्ता से छुआ। बटन सख्त था। मारिया ने बटन को जरा सा दबाया।
बटन एक बार अंदर को दबकर वापस अपनी जगह पर आ गया। बटन के दबते ही दरमियान वाले भेड़िए के मुंह पर लगा हुआ शीशा आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ सिरकने लगा। शीशा हट गया। मारिया जरा आगे को झुकी कि अंदर झांक कर देखे कि अचानक जैसे किसी जबरदस्त कशिश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और मारिया भेड़िए के मुंह के अंदर घसीटती हुई चली गई। मारिया के अंदर जाते ही शीशा अपनी जगह पर वापस आ गया। मारिया ने अपने आप को जबरदस्त आंधी के शोर में पाया। वो कागज के पुर्जे की तरह उड़ने लगी। इतनी तेज हवा थी कि उसकी आंखें नहीं खुल रही थीं। इतना तेज हवाओं का शोर था कि उसके कान फटने लगे थे। आंधी मारिया को उड़ाए लिए जा रही थी। मारिया अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर हवा इस कदर तेज थी कि वो बेबस हो गई थी। वो गेंद की तरह घूमती, उछलती, उड़ती हुई किसी नामालूम मुकाम की तरफ उड़ी चली जा रही थी। फिर हवाओं का शोर कम होने लगा। आंधी का जोर टूट गया। मारिया ने आंखें खोल दी। सबसे पहले जो चीज उसे नजर आई वो उसका अपना जिस्म था। मारिया कांप उठी। वो नजर आने लगी थी। उसका जिस्म जाहिर हो गया था। अब वो गैबी मारिया नहीं थी। उसने देखा कि आसमान पर बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तेज बारिश हो रही है और नीचे अंधेरी रात में दरख्तों के झुंड स्याह धब्बों की तरह दिखाई दे रहे हैं। वो एक घूमती हुई उड़न तश्तरी की तरह फिजा में चकराती हुई नीचे जमीन की तरफ आ रही थी। मारिया ने दो बातें खास तौर पर महसूस की कि एक तो बारिश में उसे सर्दी नहीं लग रही थी और दूसरी बात यह कि फिजा में अपनी ज़मीन जैसी ऑक्सीजन और दरख्तों की खुशबू रची हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी। वो दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी नदी के किनारे आकर उतर गई। मारिया ने देखा कि उसका लिबास बदल गया था। वो इंग्लिश गाउन की बजाय बसंती रंग की साड़ी में मलबूस थी। गले में सफ़ेद मोतियों का हार था। उंगलियों में शानदार कीमती हीरों वाली अंगूठियां थीं। पाँव में जो जूती थी उस पर भी हीरे जुड़े थे। मारिया बड़ी हैरान हुई। ये शानदार लिबास कहाँ से आ गया? ज़रूर मैं किसी तिलिस्मी दुनिया में आ गई हूँ, मारिया ने सोचा। बारिश मूसलाधार हो रही थी। मारिया के बाल और शानदार रेशमी साड़ी बारिश में भीग रही थी, मगर उसे सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही थी। इससे मालूम होता था कि मारिया गर्चे सबको नजर आ सकती है, मगर उसके जिस्म की ताकत खत्म नहीं हुई। मारिया बारिश में नदी के किनारे खड़ी थी। उसने देखा कि दूर जंगल के अंधेरे में रोशनी उसकी तरफ बढ़ रही है। मारिया उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। मारिया ने इतना अंदाज़ा लगा लिया था कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई है, मगर ये कौन सी दुनिया थी उसे मालूम नहीं था। उसे ये भी मालूम हो गया था कि उसने शाही लिबास पहन रखा है। नदी के किनारे किनारे चलते हुए मारिया ने देखा कि बारिश में भीगते जंगल के अंधेरे में से 4 आदमी हाथों में मशाले लिए बाहर निकले। उनके जिस्मों पर ज़िरा बख्तर था। कमर के साथ तलवारें लटक रही थीं। ये चारों सिपाही थे। मारिया वहीं रुक गई। मारिया ने हवा में उड़ने की कोशिश की, मगर वो अपने जिस्म को ऊपर ना उठा सकी। इतने में चारों सिपाही उसके पास आकर एकदम झुक गए। फिर एक सिपाही आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, राजकुमारी पुष्पावली, भगवान का शुक्र है कि आप हमें मिल गईं। महाराज और महारानी आपके गुम हो जाने से सख्त परेशान थे। मारिया समझ गई कि वो किसी ऐसे ज़माने में आ गई है जहां वो किसी बादशाह या महाराज की बेटी के रूप में जाहिर हो गई है और उसकी शक्ल इस महाराज की बेटी पुष्पावली की हो गई है। अब उसे ये देखना था कि ये कौन सा ज़माना है और उसके पास ऐसी कोई खुफिया ताकत है कि यहाँ से अपने असली मारिया के रूप को बदल कर फरार हो सके। मारिया परेशान ज़रूर हुई, मगर उसने अपने हवास और हौसला बरकरार रखा। उसके साथ जो होना था वो हो गया था। काश वह भेड़िए के मुंह के पास लगे हुए सुरख बटन को ना दबाती। उसे अंबर नाग और केटी का ख्याल आ रहा था कि जाने वो किस हाल में होंगे। मारिया ने सिपाहियों से कहा, मैं जंगल में रास्ता भूल गई थी। एक सिपाही उसी वक्त घोड़ा ले आया। उसने शहजादी यानी राजकुमारी पुष्पावली यानी मारिया के ऊपर शाही छतरी खोलकर फैला दी ताकि उस पर और बारिश ना गिरे। मारिया घोड़े पर बैठ गई। सिपाही भी घोड़ों पर सवार हो गए और उन्होंने गिरती बारिश वाले जंगल की अंधेरी रात में एक तरफ चलना शुरू कर दिया। सिपाही आगे आगे थे। जंगल में एक जगह राजा का शाही कैंप लगा था। शाही खेमे के बाहर आग जल रही थी। उस आग के ऊपर लोहे की छतरी तान दी गई थी। खेमे के अंदर रोशनी हो रही थी। बाहर भी खेमे के दरवाजे पर 2 सिपाही मशालें लिए खड़े थे। 4 सिपाही नंगी तलवारें थामे पहरा दे रहे थे। उन्होंने राजकुमारी पुष्पावली मारिया को आते देखा तो फौरन परे हट गए। एक पहरेदार ने खुशी से ऐलान किया कि राजकुमारी जी तशरीफ ला रही हैं। खेमे का पर्दा हटा और अंदर से एक गहरे गंधमी रंग का मजबूत जिस्म वाला राजा बाहर निकला। उसने अपने जिस्म पर सोने के जेवर पहन रखे थे। लिबास रेशम का था, सर पर ताज था। उसके साथ उसकी महारानी भी थी। महारानी ने भी कीमती जेवरात पहन रखे थे। पीछे पीछे कनीजें चल रही थीं। राजा ने आगे बढ़कर मारिया को सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची पुष्पावली, तुम कहाँ चली गई थी?
महारानी ने भी आगे बढ़कर मारिया के माथे को चूमा, उसे गले से लगाया और बोली, भगवान का शुक्र है कि मेरी बच्ची मुझे जिंदा मिल गई। राजा ने उसी वक्त ऐलान किया, हम शिकारगाह से इसी वक्त वापस अपने महल को चलेंगे। मारिया को खेमे में ले जाकर शानदार रेशमी बिस्तर पर लिटा दिया गया। कनीजों ने मारिया का भीगा हुआ लिबास तब्दील किया। एक कनीज ने, जो राजकुमारी पुष्पावली की खास सहेली मालूम होती थी, आगे बढ़कर कहा, राजकुमारी, कहीं जंगल में कोई राजकुमार तो नहीं मिल गया था? और खुद ही मुस्कुराने लगी। मारिया ने कहा, ऐसी बात नहीं थी। खास सहेली ने ताज्जुब से कहा, राजकुमारी जी, ये पहला मौका है कि आपने मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा। मारिया को क्या खबर थी कि उसका नाम क्या है। उसने कहा, कभी कभी तुम्हारा नाम भूल जाती हूँ। सहेली मुस्कुराकर बोली, अच्छा अब ना भूलना राजकुमारी, मेरा नाम केसरी है। राजा जंगल में शिकार खेलने आया था। उसी रात खेमे उखाड़ दिए गए और शाही काफिला घोड़ों और रिथों पर सवार होकर वापस महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में बातों ही बातों में मारिया ने अपनी खास सहेली केसरी से मालूम कर लिया कि वो 3000 साल पीछे के ज़माने में आ गई है और ये 3000 साल पहले का मुल्क हिंदुस्तान है। वो महाराज भंबियार की अकलौती बेटी पुष्पावली है। राजा रियासत मोंघील पर हुकूमत करता है और पायलीपुत्र उसका दारुल हुकूमत है, जहाँ उसका शानदार महल है। सहेली केसरी की बातों से मारिया को यह भी मालूम हुआ कि उसका राजा बाप भंबियार बहुत ही जालिम राजा है और रियाया उसके जुल्म से बहुत तंग है, मगर राजा के आगे दम नहीं मार सकती। बारिश वाली रात में ये शाही काफिला रियासत मोंघील की राजधानी यानी दारुल हुकूमत पायलीपुत्र के शाही महल की तरफ जा रहा था और मारिया अपने शाही रिथ के अंदर खामोश बैठी सोच रही थी कि अंबर नाग और केटी किस हाल में होंगे। जब मारिया को भेड़िए के मुंह वाले गार में उतरे 20-25 मिनट गुजर गए तो बाहर बैठे अंबर नाग और केटी को बेचैनी हुई कि मारिया ने इतनी देर कहाँ लगा दी। अंबर बोला, मैं इसीलिए मारिया को गार में नहीं भेज रहा था। नाग ने कहा, मैं जाकर पता करता हूँ। केटी ने परेशान होकर कहा, कहीं तुम भी गायब ना हो जाना। नाग मुस्कुराया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मारिया गायब हो गई है? अरे वो तो पहले ही गायब होती है, मैं अभी जाकर पता करता हूँ। ये कहकर नाग ने अंबर को भी तसल्ली दी और भेड़िए के मुंह के अंदर सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो स्याह सांप के रूप में था। मारिया की तरह नाग भी सुरंग में से गुजरकर शानदार हॉल कमरे में आ गया, जहाँ सामने वाली दीवार पर 5 भेड़ियों के खुले मुंह बने हुए थे। नाग खामोशी से उन भेड़ियों के खुले चेहरों को तकने लगा। फिर वो रेंगता हुआ उनके करीब गया और उनके ऊपर लिखे हुए रोमन हिंसों के पास से होकर दरमियान वाले भेड़िए के मुंह के करीब आ गया। उसे यहाँ से मारिया की हल्की हल्की खुशबू आई। नाग ने भेड़िए के मुंह के पास लगे सुरख बटन को सूंघा। मारिया की खुशबू इस बटन में से आ रही थी। उसने भेड़िए के खुले मुंह में लगे हुए कैमरे की तरह के गोल शीशे को सूंघा। उस शीशे में मारिया की खुशबू नहीं थी। नाग ने सोचा कि जरूर मारिया ने इस बटन को उंगली से दबाया होगा और बटन पर उसके जिस्म की लहरों की खुशबू बाकी रह गई और वो खुद किसी पुरस्कार हादसे का शिकार हो गई। नाग ने पहले सोचा कि इस बटन को दबाकर देखे कि क्या होता है, मगर फिर वो रुक गया। दूसरे भेड़िए के मुंह पर 4000 का रोमन हिंसा लिखा था। वो वापस जाने लगा तो उसे ख्याल आया कि हो सकता है मारिया भेड़िए के मुंह के अंदर शीशे की दूसरी तरफ फंस गई हो और बाहर ना आ सकती हो। इस ख्याल के साथ नाग वापस दरमियान वाले भेड़िए के मुंह के पास आ गया। ये वही भेड़िए का मुंह था जिसमें मारिया गुम हुई थी। नाग को अपने आप पर बहुत एतमाद था। उसको मारिया का भी बेहद ख्याल था। बटन को दबाकर दूसरी तरफ से मारिया को निकाल लेना चाहिए। ये सोचकर नाग ने सुरख बटन पर मुंह रखकर उसे दबा दिया। बटन के दबते ही पहले की तरह अब भी भेड़िए के मुंह वाला शीशा एक तरफ को सिरक गया। नाग ने देखा कि शीशे के अंदर घुप अंधेरा था। उसने वही गलती की जो मारिया से पहले कर चुकी थी। नाग ने भेड़िए के मुंह के अंदर गर्दन डाल दी, ये देखने के लिए कि कहीं मारिया वहां तो नहीं है। अभी उसने अपनी गर्दन अंदर डाली ही थी कि किसी जबरदस्त कशिश ने उसे अंदर खींच लिया। नाग ने संभलने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपने आप पर काबू ना रख सका। वो भेड़िए के मुंह के अंधेरे में गिर पड़ा और उसे महसूस हुआ कि वो किसी खला में उतरता जा रहा है। फिर तेज आंधी उठी और नाग एक बेजान रस्सी की तरह चकराने और लौटपौट होने लगा। तूफानी शोर के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था। नाग की आंखों के आगे तारीकी ही तारीकी थी। सांप होने की वजह से वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था। तूफानी हवाएं उसे घुप अंधेरे में तिनके की तरह उड़ाई लिए जा रही थीं। तेज आंधी के थपेड़े शोर मचाते चीखते चिल्लाते नाग को खला में उड़ाते चले जा रहे थे। नाग को कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर दूर उसे रोशनी का नन्हा सा नुक्ता अपनी तरफ आता दिखाई दिया। ये रोशनी बढ़ती गई। फिर नाग को आसमान पर स्याह बादल नजर आए। बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों में से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। ये चांद की रोशनी थी जो स्याह बादलों के पीछे छुपा हुआ था। ये रात का वक्त था और ये बड़ी तूफानी बारिश वाली रात थी। नाग अब नीचे को गिर रहा था। उसने नीचे देखा। उसके नीचे दहशतनाक समुंदर की पहाड़ जैसी ऊंची लहरें ऊपर उठ रही थीं,
जैसे नाग को हड़प करने को बेताब हों। समुद्र में तूफान आया हुआ था। नाग गड़ाप से समुद्र के ऊपर को उठती लहर में गिर पड़ा। वह समुद्र के पानी में काफी नीचे जाने के बाद एक बार फिर ऊपर को उठा। उसने पानी की सतह पर आकर देखा कि वो तूफानी लहरों में घिरा हुआ था और लहरों के थपेड़े उसे इधर से उधर उछाल रहे थे। नाग ने गहरा सांस खींचा और उकाब की शक्ल इख्तियार करके उड़ने लगा, लेकिन उसके पर समुद्र के पानी में भीग गए थे और वो उन्हें पूरी तरह फिड़फिड़ा नहीं सकता था। उसके लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था। चुनाचे नाग ने दोबारा सांप की शक्ल इख्तियार कर ली और समुद्री लहरों का मुकाबला करने लगा। आसमान पर बिजली एक कड़क के साथ चमकती तो नाग को दूर दूर तक सिवाय समुद्र की तूफानी मौजों के और कुछ दिखाई न देता। उसको मारिया, अंबर और केटी का ख्याल सताने लगा। मारिया कहाँ होगी? अंबर और केटी जब उसे नहीं पाएंगे तो उन पर क्या गुजरेगी? कहीं वो भी सुरंग के हॉल कमरे में आकर उस बटन को न दबा दें। वह सोच भी रहा था और तूफानी मौजों का मुकाबला भी कर रहा था। तूफानी मौजें नाग को किसी नामालूम मंजिल की तरफ बहाए लिए जा रही थीं। बारिश उसी तरह हो रही थी। नाग ने अपने आप को तूफानी समुद्र की बिखरी हुई मौजों के हवाले कर दिया। सारी रात मूसलाधार बारिश होती रही, बादल गरजते रहे, तूफानी हवाएं चीखती रहीं। जब रात ढल गई और बादलों के पीछे सुबह की रोशनी नमदार हुई तो बारिश मध्यम हो गई। तूफान भी मध्यम पड़ गया, आंधी रुक गई। नाग लहरों पर तैर रहा था। उसने गर्दन उठाकर देखा कि कुछ फासले पर समुद्र का साहिल था। किनारे पर आकर उसने देखा कि दूर तक नारियल के दरख्त फैले थे। नाग ने सोचा कि उसे इंसानी जिस्म में आकर हालात का जायजा लेना चाहिए। नारियल का जंगल खत्म हुआ तो एक छोटा सा टापू आ गया। ये एक छोटी झील की तरह का टापू था जिसके किनारे किनारे घने दरख्त खड़े थे। बारिश रुक गई थी। नाग टापू के साथ साथ चल रहा था कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। नाग जल्दी से दरख्त की ओट में हो गया। उसने देखा कि एक कश्ती टापू में चली आ रही है जिसमें 4 आदमी सवार हैं। नाग ने उनके लिबास को गौर से देखा। उन आदमियों के लिबास से लगता था कि जंगली लोग नहीं हैं। उनके रंग स्याह थे, सरों पर रुमाल बंधे थे, जिस्म पर चमड़े की जैकेटें थीं और कमर के साथ तलवारें लटक रही थीं। उनका लिबास पुराने ज़माने का था। नाग को अंदाज़ा हो गया कि वो पुराने ज़माने में निकल गया है। मगर ये कौन लोग हैं? कहाँ से आ रही हैं? कहाँ जा रही हैं? कश्ती टापू के उस किनारे की तरफ आ रही थी जहाँ नाग दरख्त के पीछे छुपा था। नाग आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की ओट लेता एक घने दरख्त के पीछे जंगली घास में छुपकर उन्हें देखने लगा। कश्ती किनारे पर आकर रुक गई। 4 आदमी उतर आए। फिर वो कश्ती में से एक संदूक उठा कर लाए। 2 आदमियों ने उस बड़े संदूक को जो लकड़ी का था अपने कांधों पर उठाया। 2 आदमी तलवारें हाथों में लिए आगे आगे चलने लगे। जब वो नाग के करीब से गुजरे तो एक ने दूसरे से कहा, हमें किसी ने किनारे पर उतरते देखा तो नहीं? ये फिक्रा करीम तामिल ज़बान में अदा किया गया था जो हिंदुस्तान के जनूबी इलाके की ज़ुबान है। तो क्या मैं मुल्क हिंदुस्तान के जुनूब में आ गया हूँ? नाग को ख्याल आया। दूसरा आदमी जिसने संदूक को कांधा दे रखा था बोला, नहीं सरदार, यहाँ हमें कौन देख सकता है? नाग ने सरदार को अपने करीब से गुजरते देखा। उसके कानों में सोने की मुंदरियां थीं, ट्राउने चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें थीं और सर पर सुर्ख रुमाल बंधा था। जब ये टोली नाग के करीब से गुजर गई तो नाग उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो ये मालूम करना चाहता था कि ये लोग किस बस्ती की तरफ जा रहे हैं और संदूक में उन्होंने क्या चीज़ उठा रखी है। और फिर सरदार ने ये क्यों पूछा था कि हमें किसी ने किनारे पर उतरते देखा तो नहीं? नाग को दाल में काला काला नजर आने लगा। यहाँ जंगली घास इतना ऊंचा था कि नाग बड़ी आसानी से उसमें छुपकर ताकुब कर सकता था। 4 आदमी उससे कोई 15 कदमों के फासले पर चले जा रही थी। अचानक नाग का पांव दरख्त की एक खुश्क टहनी पर पड़ गया जो उसके बोझ से टूट गई। शाख के टूटने से आवाज पैदा हुई तो आगे चलते चलते सरदार एकदम रुक गया और अपनी लाल लाल आंखें घुमाकर बोला, कोई हमारा पीछा कर रहा है। उसने तलवार फिजा में बुलंद की और जंगली घास में नाग की तरफ बढ़ा। नाग ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो बड़ी तेजी से सांस खींची और छोटे स्याह सांप का रूप बदलकर घास में एक तरफ छुप गया। सरदार घास में पांव मारता तलवार लहराता उस जगह आया जहां थोड़ी देर पहले नाग खड़ा था। उसने झुककर नीचे देखा। घास की वजह से जमीन पर नाग के पांव के निशान नहीं पड़े थे। नाग सांप की शक्ल में एक तरफ घास में छुपा सरदार को देख रहा था। सरदार का साथी भी तलवार लिए वहां आ गया। यहाँ कौन हो सकता है सरदार? सरदार ने घुर्रा कर कहा। तो फिर ये आवाज़ कैसी आई थी? उसका साथी कहने लगा, हो सकता है दरख्त पर किसी परिंदे की आवाज़ हो। सरदार बड़े गौर से इधर उधर घास में देखता रहा। जब उसे वहां किसी इंसान का सुराग ना मिला तो वो अपने साथी के हमरा वापस चला गया। नाग ने कुछ फासला रखकर उनका ताकुब दोबारा शुरू कर दिया। अब वो सांप की शक्ल में था इसलिए उसे कोई नहीं देख सकता था और उसकी आवाज़ भी नहीं थी। 4 आदमी संदूक लिए जंगल में एक ऐसी जगह पर आकर रुक गए जहां एक तरफ चट्टान की ऊंची सीधी दीवार थी। उस दीवार पर सब्ज़ काई जमी हुई थी
और एक जानिब जंगली बेल लटक रही थी। दीवार के पास ही एक जगह बहुत बड़ा जंगली दरख्त उगा हुआ था। उसकी जड़ों में एक सुराख बना था। ये सुराख इतना बड़ा था कि उसमें से एक आदमी आसानी से गुजर सकता था। सरदार के इशारे से संदूक वहां रख दिया गया। फिर सरदार ने उन आदमियों को जो संदूक उठाकर लाए थे कहा, इस संदूक को दरख्त की जड़ों के अंदर जाकर रख दो। दोनों आदमी संदूक को घसीटकर दरख्त की जड़ के सुराख में दाखिल हो गए। नाग करीब ही एक दरख्त की शाख से लगा। ये सारा तमाशा देख रहा था। जब दोनों आदमी दरख्त के तने के सुराख में से बाहर निकले, सरदार और उसके साथी ने 1 सेकंड में उन पर हमला करके उनके वहीं मौत के घाट उतार दिया। नाग ये देखकर लरज उठा। सरदार तलवार को नियाम में डालते हुए कहकहा लगा कर बोला, अब हमारे कीमती खजाने का कोई गवाह नहीं है। सिर्फ इन दोनों को मालूम था कि खजाना इस जगह दफन है और इनको हमने हलाक कर दिया है। नाग सब कुछ समझ गया। ये डाकू थे और अपना खजाना छुपाने जंगल में आए थे। जिन बदकिस्मत आदमियों ने खजाने का संदूक उठा रखा था उनको मार दिया गया था ताकि वो किसी को जाकर बता ना दें या खुद ही साजिश करके खजाना ना ले उड़ें। सरदार और उसके साथी ने मिलकर दरख्त की जड़ों वाले सुराख को मिट्टी और घास से बंद करके ऊपर जंगली झाड़ियां काट कर डाल दी। सरदार बोला, चलो सब काम ठीक हो गया है, वापस अपने ठिकाने पर चलते हैं। दोनों डाकू वापस चल पड़े। दोनों डाकू साथियों की लाशें वहीं पड़ी थीं। ये दोनों भी डाकू थे। डाकुओं के साथी डाकू ही होते हैं। ना जाने उन्होंने लोगों पर क्या क्या जुल्म नहीं किए होंगे। जुल्म का बदला एक न एक दिन जरूर मिलता है। इसीलिए हमारे दीन इस्लाम में खास तौर पर हदायत की गई है कि इंसान को नेक, सादा और पाक जिंदगी बसर करनी चाहिए। कभी दौलत के लालच में आकर सीधी राह से नहीं भटकना चाहिए। जो इंसान नेकी, सच्चाई और सादगी की राह से भटक जाता है और जिसके दिल में खुदा का डर नहीं रहता और समझाने पर भी सीधी राह पर वापस नहीं आता, तो फिर एक ना एक रोज वो तबाह बर्बाद हो जाता है। यही अंजाम इन डाकुओं के साथियों का हुआ था और एक ना एक दिन इन डाकुओं के सरदार और इसके साथी का भी यही अंजाम होने वाला था। खुदा के यहाँ देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। इसलिए हमेशा नेकी और सच्चाई की पाक साफ जिंदगी बसर करनी चाहिए। नाग दरख्त से उतर आया और डाकुओं के सरदार और उसके साथी का पीछा करने लगा। उसे मालूम था कि वो झील के टापू पर अपनी कश्ती पर ही जाएंगे। चुनाचे नाग कुछ दूर रेंग कर चला गया। वहां उसने एक छोटे से आउकाब की शक्ल बदली और दरख्तों के ऊपर उड़ता हुआ टापू पर आ गया जहां डाकुओं की कश्ती बंदी थी। डाकुओं का सरदार अपने साथी के हमरा आया। वो कश्ती लेकर झील के टापू में रवाना हो गए। नाग काफी बुलंदी पर उनके सरों के ऊपर उड़ता हुआ उनके साथ साथ जा रहा था। झील टापू के दूसरे किनारे पर जाकर कश्ती एक तंग नदी में दाखिल हो गई जो झील में से निकलकर जंगल में दाखिल हो जाती थी। नाग गोता लगाकर नीचे दरख्तों में आ गया। कश्ती नदी में जंगल के अंदर चली जा रही थी। ये मालूम करने के लिए कि नदी आगे कहाँ तक जाती है, नाग नदी के ऊपर उड़ता चला गया। आगे जाकर नदी एक छोटी सी सरसब्ज खुली जगह में आ गई जहां आम के दरख्तों के दरमियान एक जगह नारियल के दरख्तों के कटे हुए तनों को जोड़कर एक काफी बड़ा किला नुमा झोंपड़ा बना दिया गया था। जहां नाग ने डाकुओं को देखा कि चारपाइयों पर बैठे गप्पे हाँक रहे हैं। कुछ अपनी तलवारों को तेल लगाकर साफ कर रहे थे। किला नुमा झोंपड़े के आगे 2 डाकू लकड़ी के स्टूलों पर बैठे तलवारें गोद में रखे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अचानक जंगल में से उनके सरदार की आवाज बुलंद हुई, जय हो देवी की। पहरेदार एकदम उठकर खड़े हो गए। दूसरे डाकू भी चारपाइयों से उठे और नदी की तरफ दौड़े। सरदार और उसका साथी कश्ती से उतर आए। कश्ती को खींचकर झाड़ियों में छुपा दिया गया। सरदार झोंपड़े के सामने खड़ा होकर गुर्राया, जिन 2 आदमियों ने बगावत की थी उन्हें मौत की सजा दे दी गई है। खबरदार, अगर तुम में से किसी ने गद्दारी की तो तुम्हारा भी यही इंजाम होगा। अब तुम लोग आराम करो। रात को हम राजा के महामंत्री के घर डाका डालने जाएंगे। डाकू खुशी से उछल पड़े। उन्होंने यक ज़बान होकर नारा लगाया, जय हो, सरदार मंगा बहादुर की जय हो। सरदार के साथी ने चिल्लाकर कहा, लूट के माल में से तुम सबको तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। जो औरत वहां से लाएंगे वो सरदार की बीवी बनेगी। डाकू ने एक बार फिर खुश होकर नारा लगाया, हमें मंजूर है। इतना कहकर डाकू मंगा बहादुर और उसका साथी झोंपड़ी में चले गए। नाग उकाब की शक्ल में आम के दरख्त की शाखों में बैठा था। उसने सब कुछ सुन लिया था, सब कुछ देख लिया था। तो गोया ये डाकू आज रात यहाँ के राजा के वजीर यानी महामंत्री के यहाँ डाका डालने जा रही हैं और वहाँ लूटमार करेंगे और उनकी औरतों को अगवा करके ले आएंगे। बेहतर है कि महामंत्री को पहले से खबरदार कर दिया जाए ताकि वो और उसके खानदान के लोग इस खून खराबे से बच जाएं। नाग फिजा में फिरफिराकर बुलंद हो गया। एक डाकू ने दरख्त में से स्याह उकाब को ऊपर फिजा में उड़ते देखा तो अपने साथी से बोला, इससे पहले यहाँ काला उकाब कभी नजर नहीं आया। उसका साथी भी स्याह उकाब को देखकर कुछ हैरान सा हुआ, मगर नाग उनसे दूर निकल चुका था। वो उड़ता उड़ता
जंगल से दूर पहाड़ों की दूसरी तरफ आ गया। यहाँ दिन की रोशनी में नाग ने एक छोटा सा शहर देखा जिसके मकानों की छतें पत्थरों की बनी हुई थीं। उन मकानों के दरमियान गलियां और बाजार थे जिन पर रेत और बैलगाड़ियां चल रही थीं। लोग घोड़ों पर सवार होकर भी जा रहे थे। ये वाकई बहुत पुराना ज़माना था। नाग को मालूम नहीं था कि वो 3000 साल पुराने हिंदुस्तान के जनूबी इलाके में आ गया है। यही ज़माना और यही मुल्क हिंदुस्तान था जिसके शुमाल की तरफ मोंगील में मारिया राजा भमियार की बेटी बनकर उसके महल में रह रही थी। मगर उन दोनों के दरमियान हज़ारों मील का फासला था। यही वजह थी कि मारिया और नाग को एक दूसरे की खुशबू नहीं आ रही थी। नाग ने देखा कि उस छोटे से शहर के दरमियान में एक बाग है। उस बाग में एक आलीशान हवेली खड़ी है जिसकी छत पर बारादरी बनी है और दरवाजे के बाहर एक चबूतरे पर बैल का बुत बना है। ये नंदी बैल था। इस शहर के लोग बैल नंदी पूजा करते थे। शहर में नंदी बैल के 2 मंदिर भी थे जिनके मीनारों के कलिस पर सोना चढ़ा था। नाग समझ गया कि यही हवेली महामंत्री यानी राजा के वजीर की होगी जहां आज रात डाकू डाका डालने वाले थे। नाग गोता लगाकर इस हवेली के बाग में एक दरख्त के नीचे आ गया। फिर उसने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। वो हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक पीछे से आकर 2 सिपाहियों ने उसे जकड़ लिया। एक ने तलवार की नोक उसकी गर्दन पर रख दी और गुस्से में पूछा, कौन है तू? दूसरा बोला, ये कोई चोर उचक्का है और महामंत्री की हवेली में चोरी करने आया है। चलो इसको पटेल के सामने पेश करें। नाग यही चाहता था कि ये लोग उसे किसी जिम्मेदार शख्स के पास ले चलें। उसने सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए इतना पूछा, क्या ये महामंत्री की हवेली है? पहरेदार ने नाग को एक मुक्का मारा और कहा, तू इसे अपनी समझ के यहाँ आ गया है। नाग उसे इस बदतमीजी की फौरन और उसी वक्त सजा दे सकता था मगर वो मौका ऐसा नहीं था, इसलिए नाग खामोश रहा। पहरेदार उसे लेकर हवेली के दारोगा पटेल के पास ले गए जिसके जिम्मे सारी हवेली की देखभाल का इंतजाम था। नाग को देखकर पटेल ने पूछा, कौन है ये? इसे कहाँ से पकड़ लाए हो? पहरेदार बोला, हजूर ये चोर है। हवेली में चोरी करने के लिए घुसा था कि हमने इसे पकड़ लिया। पटेल ने नाग की तरफ गुस्से से देखा और कहा, क्यों, तुम चोर हो? चोरी करने आए थे? नाग बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मेरा नाम नाग है, मैं एक सयाह हूँ। जंगल से गुजर रहा था कि नाग कहते कहते रुक गया और पहरेदारों की तरफ देखकर बोला, पटेल साहब, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, इन लोगों को भिजवा दें। पटेल ने पहरेदारों से कहा कि तुम चले जाओ। जब वो चले गए तो पटेल ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ फेरते हुए अपने चीते जैसी आंखों से नाग को घूरते हुए पूछा, बोलो, तुम कौन सी ज़रूरी बात मुझसे करना चाहते हो? नाग ने सारी बात पटेल को सुना दी कि डाकू मंगा बहादुर का गिरोह आज रात हवेली पर डाका डालने वाला है। पटेल जरा सा चौंका, फिर इधर उधर देखकर बोला, इसका जिक्र तुमने किसी दूसरे से तो नहीं किया? नाग ने कहा, हरगिज नहीं, मैंने किसी से इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि महामंत्री साहिब को इतला कर दी जाए ताकि वो होशियार हो जाएं और डाकू उनकी औरतों को अगवा न कर सकें। दारोगा पटेल बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी जाकर महामंत्री साहिब को खबर करता हूँ। तुम बहुत अच्छे नौजवान हो, महामंत्री तुम्हारी इस खबर से बहुत खुश होंगे। हम अभी डाकुओं से मुकाबला करने का बंदोबस्त करते हैं। तुम ऐसा करो कि मेरे तख्त पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए शरबत लाता हूँ और फिर महामंत्री को खबर देने जाता हूँ। नाग कहने लगा, मुझे प्यास नहीं है, आप महामंत्री को जाकर ये इतला कर दें ताकि वो अपने बचाव का बंदोबस्त कर लें। पटेल उठकर पगड़ी संभालते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? हमारे मेहमान अगर हमारे घर का शरबत कबूल ना करें तो हम इसे अपनी बेइज्जती ख्याल करते हैं। नाग ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपका शरबत जरूर पीऊंगा। पटेल भी मुस्कुराया और दूसरे कमरे में चला गया। चंद लम्हों के बाद वो आया तो उसके हाथ में चांदी का एक गिलास था जिसमें शरबत था। नाग के हाथ में गिलास देकर उसने कहा, इसे पीकर मेरी इज्जत अफजाई करो। अब मैं महामंत्री के पास जाता हूँ, तुम मेरे आने तक इसी जगह बैठना। हो सकता है शुक्रिया के लिए महामंत्री जी तुम्हें भी बुलवा लें। नाग ने शरबत का घूंट पिया और बोला, मैं इसी जगह बैठूंगा, आप फिक्र न करें। पटेल बोला, मैं अभी आता हूँ, मगर आप शरबत पी लें फिर जाऊंगा। नाग ने जल्दी से सारा शरबत हलक में उंडेल लिया। पटेल खुशी से गिलास उठाकर बोला, अब तुम आराम करो। पटेल पर्दा उठाकर सहन की तरफ निकल गया, मगर वह पर्दे के पीछे खड़ा अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बड़ी मक्कारी के साथ नाग की तरफ देख रहा था। नाग लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था जिस पर मोती जुड़े हुए थे। वो उठा के दीवार पर बनी हुई तस्वीर को देखे कि उसे चक्कर आ गया और वह वहीं कुर्सी पर फिर से बैठ गया। उसने अपने सर को पकड़ लिया था क्योंकि उसका सर बुरी तरह चकराने लगा था। फर्श घूम रहा था। नाग फौरन समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो सांस खींचकर किसी दूसरी शक्ल में आने ही लगा था कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। नाग को बेहोश देखकर पटेल जल्दी से पर्दा उठाकर कमरे में आया। झुककर नाग को देखा।
जब उसे तसल्ली हो गई कि वो बेहोश हो चुका है तो उसे उठाकर कांधे पर डाला और दूसरे कमरे की खुफिया सीढ़ियां उतरकर हवेली के नीचे एक तंगोतारीख तहखाने में ले जाकर फर्श पर डाल दिया। दरवाजे को बंद करके मोटा ताला लगाया और सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में आया। लिबास तब्दील किया, शिकारी का लिबास पहना, तीर कमान उठाई, घोड़े पर सवार हुआ और पहरेदार से कहा, मैं जरा जंगल तक शिकार मारने जा रहा हूँ। ये कहकर पटेल ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। पटेल घोड़े को सर पर दौड़ाता नदी नालों पहाड़ी मैदानों को अबूर करता उस जंगल में दाखिल हो गया जहां डाकू मंगा बहादुर का खुफिया डेरा था। पटेल को आते देखकर डाकू एक तरफ हट गई। वो सब जानते थे कि पटेल उनके सरदार मंगा बहादुर का दोस्त है और उसी की मदद से सरदार शहर में डाके डाला करता है। पटेल सीधा सरदार मंगा बहादुर के झोंपड़े में चला गया। सरदार डाकू मंगा बहादुर मूंछों को मरोड़ता हुआ अपने चौके से उठा और मुस्कुराते हुए पटेल से बगलगीर होकर बोला, मेरे दोस्त पटेल साहब, कैसे आना हुआ? खैरियत तो है ना? हम तो आज रात खुद आपके महामंत्री की हवेली में डाका मारने आने वाले थे। पटेल ने कहा, खैरियत है, सब खैरियत है, मगर ये बताओ कि तुम्हारा कोई साथी तुम्हारे गिरोह से फरार तो नहीं हुआ? क्या मतलब? सरदार ने ताज्जुब से पूछा। पटेल बोला, बात यह है कि अभी अभी एक सांवला सा घुंघराले बालों वाला नौजवान हमारी हवेली में और कहने लगा, मुझे महामंत्री के पास ले चलो क्योंकि डाकू मंगा बहादुर आज रात हवेली में डाका मारने वाला है। ये सुनकर डाकू सरदार मंगा बहादुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उसी वक्त झोंपड़े से बाहर आकर अपने खास साथी को बुलाया और कहा, देखो कि कोई हमें छोड़कर फरार तो नहीं हो गया। सरदार के साथी ने उसी वक्त तमाम डाकुओं को झोंपड़ी के सामने हाजिर कर दिया। सारे के सारे डाकू मौजूद थे सिवाय उन 2 डाकुओं के जिनको सरदार ने खुद रात को मार डाला था। सरदार ने पटेल से कहा, मेरा कोई आदमी मुझे धोखा देकर फरार नहीं हुआ, सारे डाकू मौजूद हैं। पटेल ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, फिर वो जासूस कौन था? उसको कैसे खबर हुई कि तुम आज रात महामंत्री की हवेली पर डाका मारने वाले हो? वो तो खैरियत रही कि पहरेदार उसे पहले मेरे पास पकड़ कर ले आए। अगर वो महामंत्री तक पहुंच जाता तो हमारा सारा मंसूबा धरे का धरा रह जाता। डाकुओं का सरदार बेचैनी से टहलने लगा। कौन हो सकता है ये मेरा दुश्मन? सरदार के साथी ने कहा, सरदार हो सकता है जब तुमने कहा था कि आज रात हम महामंत्री की हवेली में डाका डालने वाले हैं, अब चलकर आराम करो, तो उस वक्त दरख्तों के पीछे छुपा हुआ कोई आदमी सुन रहा हो। डाकुओं के सरदार मंगा बहादुर ने गुस्से से फुंकारते हुए पटेल से कहा, पटेल हमारे दोस्त, उस जासूस को पकड़े रखना। जब मैं रात को डाका मारने आऊं तो उसे मेरे हवाले कर देना। उसे अभी कत्ल न करना। मैं उसे पूछगिछ करके पता लगाना चाहता हूं कि वो अकेला है कि उसके साथ कोई गिरोह भी काम कर रहा है। ये बात हमारे लिए बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। पटेल ने उठते हुए कहा, मैंने उसे बेहोश करके तहखाने में बंद कर दिया है। तुम रात को आओगे तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। सरदार बोला, अगर वो होश में आ गया तो उसे फिर बेहोश कर देना। पटेल ने कहा, मैंने उसे जो बेहोशी की बूटी पिलाई है वो उसे आज की सारी रात बेहोश रखेगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ, आधी रात को तुम हवेली के पिछले दरवाजे से दाखिल होना, दरवाजा तुम्हें खुला हुआ मिलेगा। सरदार डाकू ने मुस्कुराते हुए पटेल के कंधे पर हाथ मारा और बोला, पटेल फिक्र मत करो, तुम्हारा हिस्सा सबसे पहले अलग करके रख दिया जाएगा। तुम्हारी अमानत मेरे पास यहाँ महफूज पड़ी रहेगी, तुम जब चाहे आकर वसूल कर सकती हो। पटेल ने मुस्कुराते हुए डाकुओं के सरदार मंगा बहादुर और उसके साथी से हाथ मिलाया और घोड़े पर सवार होकर उसे अपनी हवेली की तरफ डाल दिया। शाम होने से पहले पहले पटेल महामंत्री की हवेली में पहुंच गया। पहुंचने के बाद पहला काम उसने ये किया कि खुफिया तहखाने में जाकर नाग को देखा। नाग अभी तक बेहोश पड़ा था। पटेल ने एहतियात के तौर पर नाग के दोनों हाथ और पांव रस्सी के टुकड़े से बांध दिए और तहखाने के दरवाजे पर ताला लगाकर महामंत्री के कमरे खास की तरफ चला। महामंत्री उधेड़ उम्र का एक नेक दिल और शरीफ इंसान था जो रहम दिल था और लोगों और नौकरों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करता था। मुसीबत के वक्त उनकी मदद करता था। उसकी एक बीवी और एक ही बेटी कमला थी जिसकी अगले माह शादी होने वाली थी। वो पटेल पर बड़ा भरोसा करता था और उसकी हर बात मानता था। पटेल एक मक्कार, लालची और गद्दार शख्स था और डाकुओं से मिला हुआ था। वो डाकुओं के सरदार मंगा बहादुर को लोगों के घरों के खुफिया तहखानों की खबर देता जहां लोगों ने मालो दौलत रखी होती थी। डाकू डाका मारकर सारा माल लूट कर ले जाते और पटेल को उससे उसका हिस्सा मिल जाता। मक्कार पटेल ये देखने महामंत्री के पास गया था कि कहीं उसको किसी दूसरे शख्स ने तो नहीं बता दिया कि रात को डाका पड़ने वाला है, मगर शरीफ महामंत्री को कुछ मालूम नहीं था। उसे नाग ने ही बताना था और नाग पटेल के तहखाने में बेहोश पड़ा था। महामंत्री ने पटेल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए पटेल जी, कैसे आना हुआ? पटेल ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी खैरियत मालूम करने आ गया हूँ। आपका खादिम हूँ, आपकी हरदम फिक्र रहती है। महामंत्री अपने कमरे खास में शानदार मेज के आगे बैठे
रोल किए हुए बांस के कागजों पर कुछ लिख रहा था। उन्होंने कहा, महाराज राजा विक्रम जी ने परसों मुझे दरबार में बुलाया है। मैं राजधानी जाऊंगा, 2-1 दिन में वापस आ जाऊंगा। पीछे आपको ही सारा ख्याल रखना होगा। पटेल ने हाथ बांधकर सर झुकाते हुए कहा, मैं आपका सेवक हूँ, खादिम हूँ, कोई फिक्र ना करें। हवेली का सारा काम ठीक तरह से चलता रहेगा। हमें आपसे यही उम्मीद थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद पटेल इजाज़त लेकर वापस चला आया। जब रात हुई तो पटेल हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ गया। उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पटेल ने ताला खोलकर दरवाजे का कुंडा भी खोल दिया। अब डाकुओं के लिए रास्ता साफ था। पटेल बाग में आ गया। उसने देखा कि पहरेदार बाकायदा पहरा दे रहे थे। पटेल ने पहरेदार से कहा, जिस आदमी को तुमने पकड़ा था वो दुश्मन का जासूस था। मैंने उसे महामंत्री के हुक्म से राजा के दरबार भिजवा दिया है, जहां से उसे सजा मिलेगी। पहरेदार ने खुश होकर कहा, महाराज हमें इनाम देंगे क्या? पटेल ने गुस्से में कहा, जब इनाम मिलेगा तो देखा जाएगा, अभी तुम अपना पहरा देते रहो। पटेल अपनी ख्वाबगाह में आकर पलंग पर लेट गया। उसकी मेज पर रेत की घड़ी रखी थी। अभी घड़ी के निचले हिस्से में आधी रेत नहीं गिरी थी। आधी रात गिर जाने के बाद आधी रात हो जाती थी। पटेल घड़ी की तरफ थोड़ी थोड़ी देर बाद देख लेता था। वक्त गुजरता जा रहा था। रेत एक पतली धार की शक्ल में घड़ी के ऊपर वाले हिस्से से निचले हिस्से में गिर रही थी। उस वक्त डाकुओं का सरदार मंगा बहादुर अपने डाकू साथियों के हमरा पहाड़ियों में से निकलकर घोड़े पर सवार रात के अंधेरे में महामंत्री की हवेली की तरफ बढ़ रहा था। अंधेरी रात के सन्नाटे में छोटे से शहर के लोग घरों में गहरी नींद सो रहे थे। गलियां और बाजार सुनसान थे। कभी कभी किसी तरफ से चौकीदार के लठ जमीन पर मारने की आवाज आ जाती थी। डाकुओं का गिरोह चेहरे पर स्याह निकाब चढ़ाए शहर के सुनसान बाजार में दाखिल हो गया। वो घोड़ों से उतरकर चल रहे थे। उनका रुख महामंत्री की हवेली की तरफ था। हवेली के सदर दरवाजे पर मशालें रोशन थी, मगर पिछली तरफ अंधेरा था। उसी जगह हवेली का पिछला दरवाजा था। सरदार मंगा बहादुर अपने खास साथी के साथ आगे आगे चल रहा था। दोनों के हाथों में तलवारें थीं। जब वो पिछले दरवाजे के पास आए तो किसी ने चिल्लाकर कहा, खबरदार। सरदार ने चौंक कर एक तरफ देखा। एक पहरेदार सरदार की तरफ बढ़ा। उसकी मौत उसे वहां ले आई थी। सरदार छलांग लगाकर पहरेदार पर गिरा और इससे पहले कि पहरेदार के हलक से दूसरी आवाज निकलती, सरदार डाकू ने उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया था। ये क्यों यहाँ आ गया? सरदार ने गुस्से से कहा। उसके साथी ने सरगोशी की, इसका पहरा यहाँ लगा होगा। हवेली के पिछले दरवाजे के पास आकर सरदार ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। डाकू हवेली में दाखिल हो गए। हवेली में महामंत्री, उसकी बीवी और लड़की कमला अपने कमरों में गहरी नींद सो रहे थे। डाकू ने सबसे पहले पहरेदारों को मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्होंने महामंत्री और उसकी बीवी के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उनकी मशकें कस दी और महामंत्री की बेटी कमला के कमरे में दाखिल हुए। कमला बेसुध सो रही थी। सरदार ने इशारा किया तो डाकू आगे बढ़े और उन्होंने कमला के मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोशी की दवा सुंघा दी। कमला ने 2 बार हिचकी ली और बेहोश हो गई। इसके बाद डाकू ने सारी हवेली को लूटकर माल जमा किया और कमला और लूट का माल लेकर हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। उनके घोड़े हवेली से कुछ दूर तैयार खड़े थे। वो घोड़ों पर सवार हुए और हवा से बातें करते रात की तारीकी में गुम हो गए। जाने से पहले डाकू ने बेहोश नाग को तय खाने से निकलवाकर अपने घोड़े पर डाल दिया था और उसे भी साथ ले गए थे। उनकी हवेली से निकलने के फौरन बाद पटेल ने शोर मचा दिया कि डाकू आ गए, पकड़ो पकड़ो। कहाँ हो तुम? पहरेदार, क्या तुम सब मर गए हो? पटेल यूं ही झूठ मूठ का शोर मचाता महामंत्री के कमरे में आया। महामंत्री के मुंह में कपड़ा ठुनसा था। पटेल ने कपड़ा बाहर निकाला और मशकें खोल दी। महामंत्री शरीफ आदमी था। उसका रंग उड़ा हुआ था। डाकू आए थे। मेरी बच्ची, मेरी बीवी कहाँ है? उसे अपनी दौलत का नहीं बल्कि अपनी बीवी और बच्ची का ही ख्याल था। पटेल ने बनावटी घबराहट के साथ कहा, महाराज ये क्या गजब हो गया, मैं अभी जाकर देखता हूँ। फिर वापस आकर बोला, बेटी कमला को डाकू उठाकर ले गए हैं महाराज। और पटेल अपने सर को जोर जोर से पीटने और रोने लगा। वहाँ महामंत्री की बीवी भी आ गई। अपनी बच्ची के गम से वो निढाल हो रही थी। ये क्या हो गया महाराज? ये कहकर वो अपने खामंद महामंत्री के पास पलंग पर सर झुकाकर बैठ गई और रोने लगी। इतने में जो नौकर बच गए थे वो आ गए। उन्होंने बताया कि डाकू ने सारे पहरेदारों को कत्ल कर डाला है और हवेली का सारा माल लूट कर ले गई हैं। महामंत्री ने गमज़दा आवाज में कहा, मुझे मेरी बेटी का गम खाया जा रहा है। फिर पटेल की तरफ देखकर कहा, पटेल जी हमारा घोड़ा तैयार किया जाए। हम अभी महाराज राजा विक्रम के दरबार की तरफ कूच करेंगे ताकि राजा की शाही फौज की मदद लेकर हम अपनी बेटी कमला को
डाकुओं से वापस ले सकें। पटेल अपने नकली आंसू पोंछते हुए बोला, महाराज आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं खुद अभी राजा विक्रम के दरबार की तरफ कूच करता हूँ। महामंत्री उठकर बोले, नहीं, यह हमारी बेटी कमला का मामला है, हम खुद वहां जाकर राजा के दरबार में दुहाई देंगे, राजा हमारी जरूर मदद करेंगे। पटेल अब इनकार न कर सका। उसने फौरन महामंत्री के घोड़े को तैयार करवा दिया। 4 नौकर भी घोड़ों पर सवार होकर साथ हो लिए और ये लोग राजा विक्रम की राजधानी की तरफ चल पड़े। पटेल ने वापस आकर कमला की मां को झूठ मूठ की तसल्ली दी। वहां एक बार फिर झूठे आंसू बहाए और फिर ये बहाना बनाकर के वो गम से निढाल हो रहा है और वैद्य यानी हकीम जी के पास जाना चाहता है, वहां से इजाजत लेकर चला आया। पटेल घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ चला। उसने नौकरों से यही कहा कि वो शहर में हकीम जी के पास जा रहा है, मगर शहर से बाहर निकलते ही उसने घोड़े का रुख जंगल की तरफ फेर दिया। दूसरी तरफ डाकू अपने खुफिया अड्डे पर पहुंच चुके थे। उन्होंने पहला काम यह किया कि महामंत्री की अगवा की हुई बेटी, बेहोश कमला और बेहोश नाग को वहीं एक खुफिया गार में अलग अलग कोठरियों में छुपा दिया। फिर डाकुओं के सरदार मंगा बहादुर ने लूट का माल एक जगह जमा करके उसके हिस्से किए, सोना और कीमती जवाहरात अपने पास रख लिए और बाकी चांदी के जेवर और चांदी के सिक्के डाकुओं में तकसीम कर दिए। उस वक्त सुबह होने में थोड़ी ही देर बाकी थी। डाकुओं के सरदार ने कहा, अब हमें अपने दुश्मन जासूस को ठिकाने लगाना है जिसने हमारी मुखबरी करने की कोशिश की थी। अगर ये शख्स महामंत्री को हमारे डाके की इतला देने में कामयाब हो जाता तो हमारा जिंदा रहना मुश्किल था। महामंत्री के दरबान हम सबको जाल में फंसाकर मार डालते। डाकू उस बंद कोठरी की तरफ जाने ही लगा था जहां नाग बेहोश पड़ा था कि जंगल में घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। सब होशियार हो गए। डाकू सरदार ने तलवार खींच ली और एक दरख्त के पीछे हो गया। दरख्तों में आवाज आई, मैं पटेल हूँ, जरूरी खबर लेकर आया हूँ। सब डाकू सामने आ गए। पटेल घोड़े से उतरकर सरदार के पास आया। उसका सांस फूला हुआ था। वो बोला, बड़ी खतरनाक खबर है मंगा बहादुर, क्या हुआ? सरदार ने तशवीश से पूछा। पटेल ने कहा, महामंत्री को अपने बेटी के अगवा का सख्त सदमा हुआ है। वो राजा विक्रम से इमदाद तलब करने राजधानी की तरफ रवाना हो गया है। वहां से वो अपने साथ शाही फौज लाएगा जो इस जगह को घेरे में ले लेगी। तुम लोग जल्दी से किसी दूसरी जगह चले जाओ वरना हम सब की खैर नहीं है। सरदार सोच में पड़ गया। शाही फौज का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने कहा, सबसे पहले हमें अपने जासूस को ठिकाने लगाना चाहिए। उसके बाद मैं कमला को लेकर यहाँ से दूसरी जगह घाटियों में चला जाऊंगा। मेरे साथी भी मेरे साथ रहेंगे। वहाँ शाही फौज कभी हमें तलाश नहीं कर सकेगी। दारोगा पटेल बोला, चलो उस नौजवान को ख़त्म कर दो, नहीं तो वो भी हमारा भांडा फोड़ सकता है। नौजवान से उनकी मुराद नाग थी। सुबह होने ही वाली थी। नाग पर बेहोशी की दवा का असर साइल होने लगा था। उसने आहिस्ता से आंखें खोल दी। देखा कि वो एक तारीक कोठरी में फर्श पर पड़ा है। वो उठकर बैठ गया। अब उसे सारी बात याद आ गई कि पटेल ने उसे कोई शरबत पिलाया था जिसके बाद वो बेहोश हो गया। इससे साफ जाहिर होता था कि पटेल डाकुओं से मिला हुआ है। नाग ने बाहर कदमों की चाप सुनी। कुछ लोग उसकी कोठरी की तरफ बढ़ रहे थे। नाग को अपनी जान की भी फिक्र थी क्योंकि उसको कत्ल किया जा सकता था। उसने फौरन सांस अंदर को खींचा और छोटा सा स्याह रंग का सांप बनकर कोठरी की दीवार पर चढ़कर अंधेरे में छुप गया। कोठरी का ताला और फिर दरवाज़ा खुला। अंदर डाकुओं का सरदार मंगा बहादुर और पटेल दाखिल हुए। उनके पीछे 2 डाकू नंगी तलवारें लिए खड़े थे। सरदार के हाथ में भी तलवार थी। एक डाकू ने मशाल थाम रखी थी। मशाल की रोशनी में कोठरी खाली नजर आई तो सरदार चिल्लाया, वो बदबख्त भाग गया, अब क्या होगा? सरदार का साथी और पटेल भी परेशान हो गए। पटेल ने कहा, तुम लोग तो किसी दूसरे ठिकाने पर जाकर छुप जाओगे, लेकिन अगर उस मफरूर जासूस ने महामंत्री को जाकर सब बता दिया कि मैं डाकुओं से मिला हुआ हूं तो महामंत्री मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सरदार धाड़ा, हम उसे पकड़ लेंगे, वो जंगल में ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये कहकर सरदार अपने डाकू साथियों के हमरा तेजी से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर सरदार ने पटेल से हैरानी से कहा, जासूस की कोठरी के बाहर दरवाजे पर ताला लगा था, फिर वो बाहर कैसे निकल गया? पटेल और डाकू सरदार का साथी भी ताज्जुब में पड़ गया। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि जासूस यानी नाग ताला लगी हुई कोठरी से कैसे निकल गया। सरदार ने तलवार लहरा कर कहा, वो जैसे भी निकला है निकल गया है। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, उसे तलाश करके वहीं मौत के घाट उतार दिया जाए। सब डाकू जंगल में फैल गए और नाग की तलाश शुरू हो गई। पटेल इजाजत लेकर घबराया हुआ वापस अपनी हवेली की तरफ रवाना हो गया। वो इस बात से परेशान था कि अगर नाग ने राजधानी में जाकर राजा विक्रम और महामंत्री को बता दिया कि पटेल डाकुओं के साथ मिला है और उसने उसे बेहोशी का शरबत पिलाया था तो उसकी खैर नहीं। हो सकता है उसकी सजा में मुझे और मेरे खानदान को कत्ल करवा दिया जाए। पटेल इसी परेशानी की हालत में महामंत्री की हवेली की तरफ चला जा रहा था
और नाग अभी तक अपनी कोठरी की दीवार से चिपका हुआ था। जब उसने देखा कि सारे डाकू बाहर निकल गए हैं तो वो रेंगता हुआ दीवार से नीचे उतरा और बंद दरवाजे की दर्ज में से रेंगकर बाहर आ गया। उसकी कोठरी के साथ ही वो बंद कोठरी थी जिसके अंदर कमला बेहोश थी, मगर अब उसे भी होश आने लगा था। नाग उसकी कोठरी के करीब से गुजरने लगा तो उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कराहते हुए मदद के लिए पुकार रहा हो। नाग वहीं रुक गया। उसने गर्दन उठाकर बंद कोठरी की तरफ देखा। आवाज़ अंदर से आ रही थी और किसी औरत की थी। नाग ने सोचा कि अगर वो सांप की शक्ल में अंदर गया और वहां जाकर उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की तो औरत डरकर बेहोश हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि इंसानी शक्ल में ही इस औरत की मदद की जाए। ज़रूर इसको पटेल और डाकू ने कैद में डाल रखा है। नाग फौरन इंसानी शक्ल में आ गया। उसने ताले को तोड़ डाला और कोठरी में दाखिल हो गया। उसने देखा कि अंधेरे में एक औरत फर्श पर बैठी सिसकियां भर रही है। नाग ने करीब जाकर कहा, बहन तू कौन है? कमला ने हैरानी से नाग को देखा और कहा, तुमने मुझे बहन कहा, क्या तू डाकुओं का साथी नहीं है? नाग बोला, नहीं बहन, मैं डाकुओं का साथी नहीं हूँ। मुझे तो धोखे से बेहोश करके यहाँ डाल दिया गया था। अब होश आया तो यहाँ से फरार होने लगा था कि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। कमला ने सिसकियाँ भरते हुए कहा, भगवान के लिए मुझे भी यहाँ से निकाल ले चलो। मेरा नाम कमला है, मैं महामंत्री जी की बेटी हूँ। डाकू ने हमारा घर लूट लिया और मुझे बेहोश करके यहाँ अगवा करके ले आए। सारी बात नाग की समझ में आ गई। उसने कमला को तसल्ली दी, घबराओ नहीं बहन, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा। कमला ने डरते हुए कहा, लेकिन बाहर डाकू होंगे, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो बड़े जालिम हैं। नाग ने कहा, बहन खुदा पर भरोसा रखो, आओ। कमला उठकर नाग के साथ बाहर आ गई। ये एक तंगो तारीख तय खाना था। कमला नाग के पीछे पीछे चल रही थी। तय खाने के बाहर एक डाकू पहरा दे रहा था। पौ फट चुकी थी। धीमी धीमी सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। पहरेदार डाकू हाथ में तलवार लिए एक पत्थर पर बैठा हुआ था। अचानक उसने अंदर कदमों की चाप सुनी तो तलवार लेकर अंदर की तरफ दौड़ा। उसके सामने नाग और उसके पीछे कमला खड़ी थी। पहरेदार डाकू ने नाग पर तलवार से हमला कर दिया, मगर यह देखकर उसके हाथों के तोते उड़ गए कि जिस आदमी पर उसने तलवार का वार किया था वो अब वहां नहीं था। नाग बिजली की सी तेजी के साथ एक सांप की शक्ल इख्तियार करके उसके पीछे आ चुका था। कमला को भी अंधेरे में कुछ मालूम न हो सका कि नाग कहाँ चला गया है। वो एक तरफ अंधेरे में होकर बैठ गई और रोने लगी। नाग सांप की शक्ल में अंधेरे में एक तरफ होकर बैठ गया। पहरेदार हैरानी के साथ उसे तलाश कर रहा था। जब वो तलाश करते करते नाग के करीब आया तो नाग ने पहरेदार डाकू को डस दिया। डाकू नीचे गिरा। नाग दोबारा इंसानी शक्ल में आकर अंधेरे से निकलकर कमला के पास आ गया और उसे तसल्ली दी कि डाकू ठिकाने लगा दिया गया है। कमला फटी फटी नजरों से नाग को तकने लगी। कमला को शक था कि यह शख्स जरूर गायब हुआ था। कैसे और किस तरह वो न जान सकी। नाग ने कमला को बाजू से पकड़ा और तेजी से बाहर निकाल कर ले आया। सामने घना जंगल और तारीक घाटी थी। नाग ने कहा, हमें इस घाटी में उतरकर वापस हवेली में जाने के लिए रास्ता तलाश करना चाहिए, क्योंकि मुझे शक है कि जंगल में डाकू होंगे। नाग तो सरदार डाकू का ये हुक्म सुन चुका था कि जंगल में जासूस नाग को तलाश करो। कमला को वो सारी बात नहीं बता सकता था, चुनाचे वो उसे लेकर जंगल में से नीचे घाटी में उतर गया। कमला नाग के पीछे पीछे चली जा रही थी। दिन निकल आया था, अंधेरा दूर हो गया था। जंगली झाड़ियां और ऊंचा घास जगह जगह उगा हुआ था। वो एक जंगली पगडंडी पर से बड़ी एहतियात से उतर रहे थे। घाटी नीचे जाकर एक सूखे नाले में उतर गई थी। उन्होंने सूखे नाले में चलना शुरू किया। सूखे नाले में से निकलकर वो बाहर आए तो नाग ने कमला को नीचे बैठ जाने का इशारा किया, क्योंकि नाग को 2 डाकू नजर आए थे जो उसी को जंगल में तलाश कर रहे थे। घोड़े उनके साथ साथ थे। कमला डर रही थी। नाग ने उसे हौसला दिया और खामोश रहने को कहा। दोनों डाकू ने घोड़ों को वहां चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक दरख्त के नीचे बैठकर गन्ना चूसने और हंस हंस कर बातें करने लगे। उन डाकू ने नाग का रास्ता रोक लिया था। नाग को ख्याल आया कि अगर वो किसी तरह इन डाकुओं को बेहोश कर दे तो इनके घोड़े उसे मिल सकते हैं। नाग ने कमला से कहा, मैं इन डाकुओं के घोड़े लेकर आता हूँ, तुम यहाँ से हरगिज ना हिलना। ये कहकर नाग घास के अंदर ही अंदर से डाकुओं के पीछे निकल आया। वो ख्वामखा इन डाकुओं को हलाक नहीं करना चाहता था। नाग ने सांप का रूप बदला और रेंगता हुआ डाकुओं के पीछे आ गया। वो रेंग कर एक डाकू की पीठ के पास आया और उसको डस दिया, मगर उसके जिस्म में सिर्फ इतना जहर दाखिल किया कि वो बेहोश ही हो सकता था। अपने साथी को अचानक बेहोश होते देखकर दूसरा डाकू जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़र सांप पर पड़ गई। वो तलवार से सांप के टुकड़े करने ही वाला था कि नाग ने उसकी टांग पर भी डस दिया। जब दोनों डाकू बेहोश हो गए तो नाग इंसानी शक्ल में वापस आ गया। उसने घोड़ों की बागें थामी और कमला के पास आकर बोला, इस घोड़े पर सवार हो जाओ, हमें इस जंगल से जल्दी निकल जाना होगा। कमला और नाग घोड़े पर बैठे और जंगल में रवाना हो गए। नाग इन रास्तों के एक बार पहले उकाब की शक्ल में देख चुका था।
वो बहुत जल्द कमला को लेकर जंगल से बाहर आ गया। उसके सामने पहाड़ी मैदान था। उनके घोड़े सरपट दौड़ रहे थे। दोपहर के वक्त कमला और नाग शहर के करीब पहुंच गए। अब नाग ने कमला को सारी बात बता दी कि उनका दारोगा पटेल डाकुओं से मिला हुआ है और उसी ने उनकी हवेली में डाका डलवाया था। कमला परेशान होकर बोली, पटेल तो हवेली में ही होगा, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। नाग बोला, हम सीधा तुम्हारे बाप के पास जाएंगे और पटेल का भांडा फोड़कर उसे गिरफ्तार करवा देंगे। कमला बोली, हमें होशियार रहना होगा भाई, पटेल मक्कार है, वो मेरे पिताजी के सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रहा होगा। नाग ने कहा, कोई बात नहीं, उसका पाखंड खुल जाएगा। नाग कमला को लेकर हवेली में दाखिल हुआ तो वहां जो दरबान और नौकर थे उन्होंने कमला को देखकर खुशी के नारे लगाए। कमला की मां ने अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया और उसका माथा चूमने लगी। नाग ने कहा, माताजी, मैं कमला को डाकुओं के चुंगल से छुड़ा कर ले आया हूँ, इनके पिताजी कहाँ हैं? कमला की मां ने नाग को बताया कि महामंत्री जी राजधानी में राजा विक्रम से मदद लेने गए हैं। कमला ने कहा, माताजी, यह सारा किया धरा पटेल जी का है, वो डाकुओं से मिला हुआ है। कमला की मां को यकीन नहीं आ रहा था। इतने में पटेल भी आ गया। वो नाग और कमला को हवेली में दाखिल होते देख चुका था। उसने आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कमला को देखकर बोला, भगवान का शुक्र है हमारी बेटी घर वापस आ गई। नाग ने गुस्से से कहा, पटेल जी, तुम्हारा भांडा फूट चुका है, तुम डाकुओं के साथी हो, तुमने ही यह डाका डलवाया है। मक्कार पटेल ने रोते हुए कहा, माताजी, ये इल्ज़ाम है, भला मैं कैसे ये जुर्रत कर सकता हूँ? मैंने आपका नमक खाया है, ये नौजवान मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। नाग ने कहा, फिर तुमने मुझे उस वक्त शरबत पिलाकर बेहोश क्यों किया था जब मैं डाके की इतला देने यहाँ आया था? पटेल ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, वो शरबत जहरीला था, तुम तो बेहोश ही हुए हो। उस शरबत को पीकर मेरे 2 नौकर मर गए। मुझे क्या पता था कि शरबत जहरीला हो चुका है। फिर तुमको भी डाकू उठाकर ले गए क्योंकि वो तुम्हें अपना जासूस समझते थे। उन्हें किसी ने बता दिया था कि तुम डाके की पहले से इतला करने हवेली में आए थे। नाग ने झिड़क कर कहा, तुमने ही उन्हें मेरे बारे में बताया था, यहाँ और कौन है जो ऐसा करेगा? पटेल कमला की माता की तरफ देखकर बोला, माताजी, मैं बेकसूर हूँ, मैं आपको धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। पटेल ने कुछ ऐसी मक्कारी से अदाकारी की कि कमला की माता को उस पर यकीन आ गया। उसने नाग से कहा, बेटा, ये हमारा पुराना मुलाजिम है और घर का बुजुर्ग है, ये ऐसा काम नहीं कर सकता। चलो अब तुम आराम करो, कमला के पिताजी कल वापस आ जाएंगे। नाग को यकीन था कि पटेल गद्दार है, मगर कमला की माँ उसे बेकसूर समझ रही थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। कमला को लेकर उसकी माँ कमरे में चली गई। पटेल ने नाग को भी हाथ जोड़े और कहा, बेटा, तुम्हें गलती लगी है, मैं ऐसा नहीं हूँ, चलो तुम भी भोजन कर लो। नाग खामोशी से उसके साथ मेहमान खाने में आ गया। नाग को मालूम था कि पटेल डाकुओं को उसके फरार और कमला के वापस हवेली में पहुंच जाने की जरूर खबर करने जाएगा। चुनाचे वो पटेल को अपनी निगाह में रखे हुए था, मगर पटेल भी बड़ा चालाक था। उस रोज वो खुदरा गया। उसने अपने एक राजदार आदमी को पैगाम देकर डाकुओं के पास खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना कर दिया। डाकुओं के सरदार को जब पता चला कि नाग और कमला हवेली में पहुंच गए हैं तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने ऐलान कर दिया, आज रात हम कमला और जासूस को हलाक कर देंगे। ये हमारे लिए जबरदस्त खतरा है जिसका दूर करना बड़ा जरूरी है। उधर नाग रात के वक्त भी पटेल की जासूसी कर रहा था। वो छुप छुप कर पटेल को देखता रहा था, मगर उसे खबर ही ना हुई कि पटेल ने डाकुओं के पास अपना खास आदमी रवाना कर दिया था। रात हो गई। नाग ने कमला की हिफाजत का फैसला कर लिया था, मगर वो उसके कमरे में नहीं सो सकता था। कमला को उसकी मां ने अपने पास अपने कमरे में सुलाया और बाहर पहरा लगा दिया। नाग उसी हवेली के मेहमान खाने वाले कमरे में आकर लेट गया। पटेल को अपने कमरे में जाते देख चुका था, फिर भी नाग को शुबा था कि पटेल ने जरूर डाकुओं को खबर कर दी होगी। नाग जाग रहा था। जब रात गहरी हो गई तो नाग ने सांप की शक्ल बदली और रेंगता हुआ अपने कमरे से निकलकर उस कमरे में आ गया जहां कमला अपनी माताजी के साथ सो रही थी। यहाँ भी पहरा लगा था। पहरेदार तलवार लिए कमरे के दरवाजे के आगे टहल रहा था। यहाँ हल्का हल्का अंधेरा था। नाग दीवार के साथ साथ रेंगता हुआ वापस जा रहा था कि उसे बाहर कुछ खड़खड़ाहट सुनाई दी। वो तेजी से लपक कर हवेली के सहन में आ गया। यहाँ मशालें बुझा दी गई थी और अंधेरा था। सामने कुछ फासले पर उसे पटेल के कमरे का दरवाजा नजर आ रहा था। नाग एक सतून के पीछे से गर्दन निकालकर उधर तकने लगा। उसे अंधेरे में 4 इंसानों के साए ऊंची दीवार में से कमंद की मदद से नीचे उतरते नजर आए। डाकू आ गए थे। 2 साए वहीं दीवार के पास बैठ गए और 2 साए पटेल के कमरे की तरफ बढ़े। नाग समझ गया कि पटेल ने डाकुओं को खबर कर दी थी और अब डाकू कमला को अगवा करने और नाग को हलाक करने आए हैं। नाग तेजी से रेंगता हुआ कमला के बंद कमरे के सामने आकर एक जगह दीवार के सुराख में छुपकर बैठ गया। चंद सेकंड गुजरे होंगे कि अचानक बरामदे में 4 डाकू दौड़ते हुए आए।
और उन्होंने दरबान को तलवार के एक ही वार से मौत के घाट उतार दिया। सरदार डाकू आगे आगे था। उसने कमला के कमरे का दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। अंदर से कमला और उसकी माँ की चीखें बुलंद होने लगीं। नाग अब इंतजार नहीं कर सकता था। वह दीवार से छलांग लगाकर बरामदे में ज़रा दूर अंधेरे में गिरा और गिरते ही उसने सांस खींच लिया। सांस खींचने से पहले नाग ने बहुत मुद्दत के बाद एक हाथी का तस्वुर अपने जहन में जमा लिया था। सरदार डाकू अपने साथियों के साथ कमरे का दरवाज़ा तोड़ रहा था कि अचानक एक तरफ से हाथी की चिंगार सुनाई दी। डाकू हैरान हुए कि यह हाथी कहाँ से आ गया। उन्होंने घबराकर एक तरफ देखा तो सामने एक पहाड़ जितना ऊंचा भारी भरकम हाथी खूंखार दांत निकाले सूंड घुमाता चीखता चिंगारता उनकी तरफ बढ़ रहा था। सरदार तलवार का वार करने ही लगा था कि हाथी उसके सर पर पहुंच गया और उसने सरदार डाकू को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठा लिया और फिर अपने सर के ऊपर घुमाकर जोर से बरामदे के फर्श पर पटक दिया। सरदार की हड्डियां चूर चूर हो गईं और वो फिर न उठ सका। दूसरे डाकू डरकर भागे मगर नाग ने लपक कर उन्हें भी पकड़ लिया। एक को सूंड में जकड़ा, दूसरे और तीसरे को अपने पांव तले रौंद डाला। देखते देखते वहां चारों डाकुओं की लाशें पड़ी थीं। हाथी के चिंगारने और चिल्लाने से वहां जबरदस्त शोर पैदा हुआ। हवेली के दूसरे नौकर भी जाग पड़े और माता की ख्वाबगाह की तरफ दौड़े। नाग वहां से निकलकर बाग में आ गया और रात के अंधेरे में उसने एक बार फिर इंसानी शक्ल बदली और वो भी दूसरे मुलाजमों के साथ दौड़ता हुआ बरामदे में आ गया जहां चारों डाकुओं की कुचली हुई लाशें पड़ी थीं और कमला और उनकी माता एक तरफ सहमी खड़ी थी। ये सब कुछ कैसे हो गया? कमला की माता ने सहमी हुई आवाज में कहा। नाग बोला, माता जी ये चारों डाकू थे। ये कमला बहन को उठाकर ले जाने आए थे। भगवान का शुक्र है कि जंगली हाथी इधर आ गया और उसने इनको हलाक कर डाला। कमला की माता ने हाथ बांधकर आसमान की तरफ देखा और बोली, भगवान तूने मेरी बच्ची को बचा लिया। वहां पटेल भी घबराया हुआ पहुंच गया। उसने भी नकली हैरत का इजहार किया। लाशों को देखकर कहा, ये जरूर डाकू होंगे। भगवान तेरा शुक्र है हमारी बच्ची इनके जुल्म से बच गई। नाग उसे गौर से देख रहा था मगर उसने पटेल के बारे में किसी को न बताया कि डाकू पहले इसके कमरे में गए थे। दूसरे रोज शाम को कमला के पिताजी भी आ गए। कमला को वापस अपनी हवेली में देखकर वो खुशी से निहाल हो गए। उन्हें सारी कहानी सुनाई गई। उन्होंने नाग को गले लगा लिया। तुमने मेरी बच्ची को बचाकर मुझे खरीद लिया है बेटा। पटेल के बारे में उन्हें भी यकीन न आया। कहने लगे, पटेल हमारा पुराना गुलाम है, वो हमसे गद्दारी नहीं कर सकता बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। नाग ने मजीद कुछ कहने की ज़रूरत महसूस न की। जब ये लोग खुद इस हद तक सादा मिजाज थे कि दुश्मन पर भरोसा किए हुए थे तो नाग को उन्हें समझाने की क्या ज़रूरत थी। इंसान को सादा मिजाज और शरीफ ज़रूर होना चाहिए मगर इस हद तक भी शरीफ नहीं होना चाहिए कि दुश्मन उसे नुकसान पहुंचा दे और फिर अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। नाग ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया था। कमला को उसके माँ बाप से मिला दिया था। अब उसे मारिया को तलाश करना था जिसके बारे में उसे यकीन था कि चूंकि वो भी उसी भेड़िए के मुंह में से नीचे गिरी थी इसलिए ज़रूर इसी दुनिया में यानी 3000 साल पुराने हिंदुस्तान ही में किसी शहर या जंगल में होगी। यहाँ तो ज़मीन पर कई दिन गुजर गए थे मगर ऊपर भेड़िए के खुले मुंह वाले सैयारे पर अभी 15 मिनट ही गुजरे थे। जब 15 मिनट गुजरने के बाद भी नाग गार से वापस ना आया तो अंबर को फिक्र लगी। उसने केटी से कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले मारिया अंदर जाकर गुम हो गई, अब नाग ऐसा गया है कि वापस ही नहीं आया। केटी ने कहा, मुझे तो दाल में काला नजर आता है। अंदर ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है, हमें खुद अंदर चलकर देखना चाहिए। अंबर और केटी उठे और खुद भेड़िए के खुले हुए मुंह में दाखिल होकर सीढ़ियां उतरने लगे। सामने उन्हें सुरंग नजर आई जिसकी छत पर सफ़ेद टाइलें लगी थीं और रोशनी हो रही थी। सुरंग की बैजवी दीवार के साथ सतून खड़े थे जिनके ऊपर भेड़ियों के मुंह के बुत रखे थे। यहाँ से गुजरते हुए केटी और अंबर भी उस हॉल कमरे में आ गए जहाँ उन्हें सामने दीवार पर भेड़ियों के 5 खुले मुंह दीवार में बने हुए दिखाई दिए। केटी और अंबर करीब आ गए। केटी ने कहा, यहाँ ना नाग है और ना मारिया ही की खुशबू आ रही है। वह ज़रूर किसी हादसे का शिकार हो गई हैं अंबर, हमें होशियार रहना होगा। मारिया की खुशबू अंबर को भी नहीं आ रही थी। खुदा खैर करे ये लोग कहाँ जा सकते हैं। और मारिया की भी खुशबू गायब है, लेकिन इन भेड़ियों के खुले चेहरों के ऊपर रोमन हिंद से कैसे लिखी हैं। अंबर दरमियान वाले भेड़िए के मुंह के करीब आया तो अचानक उसे मारिया की खुशबू महसूस हुई। उसने केटी से बेख्तियार कहा, केटी यहाँ से मारिया की खुशबू आ रही है। केटी भी जल्दी से दरमियान वाले भेड़िए के मुंह के करीब आ गई। ये वही भेड़िए का चेहरा था जिसके ऊपर 3000 का हिंसा लिखा था और जिसके बटन को मारिया ने दबाया था। खुशबू अभी तक उस बटन में से आ रही थी। अंबर और केटी ने भेड़िए के मुंह पर लगे शीशे में से अंदर झांका। केटी ने कहा, अंदर तो गहरा अंधेरा है, खुशबू यहाँ से ही आ रही है। अंबर बोला, हो सकता है मारिया इस ताकतवर शीशे के पीछे कैद होकर रह गई हो, मैं इसे तोड़ता हूँ। ये कहकर अंबर ने मुक्का मारा और भेड़िए के मुंह पर लगा शीशा 2 टुकड़े हो गया।
शीशे के टूटते ही एक बुलंद और भयानक चीख से सारा हॉल कमरा गूंज उठा। अंबर और केटी पीछे हट गई। अचानक एक तरफ से दीवार शक हो गई और उसके अंदर से सब्ज रंग के पिघले हुए सियाल मादे की एक मोटी लकीर बहती हुई निकलकर उनकी तरफ बढ़ी। पिघले हुए मादे की ये मोटी लकीर एक सांप की तरह बल खाती आगे बढ़ रही थी। अंबर ने कहा, केटी बाहर की तरफ दौड़ो, ये कोई कीमियाई मादा है, ये खतरनाक भी हो सकता है। दोनों हॉल कमरे के दरवाजे की तरफ वापस दौड़े, मगर दरवाजा खटाक से अपने आप बंद हो गया। अंबर ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, मगर दरवाजा इस कदर मजबूत था कि उस पर कोई असर न हुआ। सियाल मादे का अंधा सांप बल खाता लहराता उनकी तरफ आ रहा था। ऐसा लगता था कि इस पिघले हुए सब्ज मादे की आंखें हैं और वो उन दोनों को देख रहा है, क्योंकि अंबर और केटी जिस तरफ जाती थी ये मादा उसी तरफ आ जाता था। ये पिघला हुआ खतरनाक सांप मेरी तरफ आ रहा है अंबर, केटी ने घबराई हुई आवाज में कहा। अंबर ने कहा, मेरे पीछे आ जाओ। केटी भागकर अंबर के पीछे आ गई। अंबर उस पिघले हुए सब्ज सांप से बचकर इधर उधर दौड़ने लगा, मगर अब पिघले हुए मादे ने सारे कमरे में अपने कुंडल को फैला दिया था। जो ही उससे अंबर के पांव टकराए, उसे बिजली का एक झटका लगा और वो उस पर गिर पड़ा। केटी भी गिर पड़ी। पिघले हुए मादे के सांप ने अंबर और केटी को अपने कुंडल में जकड़ लिया। अंबर ने अपना पूरा जोर लगाया, मगर वो उस पिघले हुए सांप के कुंडल से अपने आप को न छुड़ा सका। केटी भी उसमें फंस कर रह गई थी। अंबर, ये सांप हमें वापस घसीटे लिए जा रहा है। अंबर ने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अंबर को महसूस हुआ कि उसकी ताकत कमजोर पड़ती जा रही है। केटी पर भी घनूदगी छाने लगी। अंबर की आंखों के आगे अंधेरा आने लगा। केटी की आंखें भी बंद हो रही थीं। उसने कहा, मेरी आंखें बंद हो रही हैं अंबर। अंबर ने कोई जवाब न दिया, क्योंकि अंबर बेहोश हो चुका था। उसके साथ ही केटी भी बेहोश हो गई। सब्ज मादे का सांप दोनों को अपने कुंडल में जकड़कर रेंगता हुआ वापस दीवार के शिगाफ में दाखिल हो गया। उनके जाने के बाद दीवार फिर बंद हो गई। अंबर और केटी को जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को शीशे के एक आदमी के कद जितने ऊंचे सिलेंडर में बंद पाया। वो दोनों सिलेंडर में साथ साथ खड़े थे। ये सिलेंडर एक ऊंची सफेद छत वाले कमरे के दरमियान में लगा था। सामने एक बहुत बड़ा गोल चबूतरा था, जिस पर भेड़िए का चेहरा मुंह खोले मौजूद था। ये चेहरा एक बुत था जो काफी बड़ा था। उसके मुंह के आगे एक शीशे की कुर्सी रखी थी। कमरा अभी तक खाली था। अंबर ने आंखें झपकाते हुए अपने करीब केटी को देखा तो कहा, हम कहाँ आ गए हैं केटी? केटी चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर तक रही थी। ये कोई खास कमरा है, हमें खास तौर पर इस सिलेंडर में बंद किया गया है। ना जाने हमारे साथ क्या सलूक किया जाए। अंबर ने सिलेंडर की शीशे की दीवार को मुक्का मारा, मगर शीशे की दीवार किसी बेहद मजबूत मादे से बनाई गई थी। शीशे पर कोई असर ना हुआ। इतने में भेड़िए के मुंह के अंदर रोशनी हो गई। अंबर और केटी उस तरफ देखने लगे। भेड़िए के मुंह से दो आदमी नमूदार हुए, जिनके चेहरे लूमड़ों जैसे थे, मगर बाकी जिस्म इंसानों जैसे थे। ये यहाँ की मखलूक है अंबर, केटी ने सरगोशी की। दोनों लूमड़ इंसान भेड़िए के मुंह के बाहर आकर शीशे की कुर्सी के दाएं बाएं खड़े हो गए। उनके चुस्त नीले लिबास जिस्म से चिमटे हुए थे और कमर के साथ खलाई पिस्तौल लटक रहे थे। भेड़िए के मुंह में से चार मजीद लूमड़ इंसान बाहर निकले और चबूतरे पर एक जानिब बड़े अदब से खड़े हो गए। उनके बाद अंबर और केटी ने देखा कि भेड़िए के खुले मुंह में से एक खूबसूरत ऊंची लंबी औरत बाहर निकली, जिसके स्याह बाल शानों पर बिखरे हुए थे और जिस्म पर शानदार चमकदार लिबास था। उसके हाथ में एक चमकीली छड़ी थी, जिसके सिरे पर भेड़िए का मुंह बना हुआ था। ये तो हमारी जमीन की औरतों जैसी औरत है, अंबर ने कहा। केटी ने आहिस्ता से कहा, इस मखलूक में ये कहाँ फंस गई? अंबर बोला, कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है ये भी हमारी जान की दुश्मन हो। औरत भेड़िए के मुंह से निकलकर शीशे की कुर्सी पर बैठ गई। फिर उसने हाथ का हल्का सा इशारा किया। इशारा मिलते ही एक लूमड़ इंसान ने चबूतरे पर लगी हुई एक नन्ही सी मशीन का बटन दबा दिया। अब अंबर और केटी को बाहर की आवाजें सिलेंडर में सुनाई देने लगीं। औरत गहरी नजरों से अंबर और केटी की तरफ देख रही थी। फिर उसके लब हिले और अंबर और केटी को उसकी आवाज़ सुनाई दी, मैं तुमसे तुम्हारी जुबान में बात कर रही हूँ। इस वक्त तुम दोनों मेरी कैद में हो। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे एक इंसान मर्द की अशद ज़रूरत थी। इस बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। इस वक्त तुम्हें इतना ही बताऊंगी कि तुम मेरा हुक्म मानने के लिए अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि इसके सिवा तुम्हारे लिए और कोई चारा नहीं है। अंबर और केटी बड़े गौर से उस औरत की बातें सुन रहे थे। अंबर ने सवाल किया, तुम हमसे क्या काम लेना चाहती हो? औरत बोली, ये तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। केटी ने कहा, मगर तुम कौन हो, और अगर हम तुम्हारी मर्जी के बगैर यहाँ कोई हरकत नहीं कर सकते तो फिर तुमने हमें इस सिलेंडर में क्यों बंद कर रखा है? औरत ने कहा, मैं इस सैयारे की मलका हूँ, मेरा नाम निस्ताली है। तुम्हें सिलेंडर में इसलिए बंद किया गया है कि तुम्हारा 2 रोज तक
इस सिलेंडर में बंद रहना मेरी स्कीम का एक हिस्सा है। अब तुम कोई सवाल नहीं करोगे। इसके साथ ही निस्ताली ने इशारा किया। 4 लोमड़ इंसान आगे बढ़े। उन्होंने सिलेंडर के बाहर लगे उस बटन को दबाया। सिलेंडर आहिस्ता आहिस्ता फर्श के अंदर उतरता चला गया। सिलेंडर एक तकोने खुले कमरे में जाकर फर्श के साथ टिक गया। इसके बाद सिलेंडर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंबर और केटी सिलेंडर से बाहर आ गए। कमरे में 2 बिस्तर लगे थे। ये बिस्तर सफ़ेद रंग के स्ट्रेचरों पर बिछाए गए थे। अंबर और केटी वहां बैठकर आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि वो यहाँ से फरार किस तरह हो सकती हैं और ये औरत मलका निस्ताली उनसे क्या काम लेना चाहती है। केटी ने कहा, इसने इंसान मर्द का नाम लिया था। इसका मतलब है कि इसको तुम्हारी ज़रूरत है और वो तुम्हें अपने मंसूबे के मुताबिक किसी तजुर्बे से गुजारना चाहती है। अंबर बोला, मगर ये खौफनाक औरत कौन सा तजुर्बा करने वाली है? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है, केटी ने कहा। अंबर गहरी सोच में डूब गया। उसकी गैर मामूली ताकत उसके किसी काम नहीं आ रही थी। कमरे की दीवारें किसी ऐसे मादे से बनाई गई थीं कि वो उसको तोड़ नहीं सकता था। तिकोनी कमरे की छत से धीमी रोशनी आ रही थी। उन्हें कुछ खबर नहीं थी कि कितना वक्त गुजर गया है, दिन है कि रात। अंबर और केटी देर तक बातें करते रहे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उनके साथ पुरस्रार खलाई मलका क्या सलूक करने वाली है। केटी स्ट्रेचर पर जाकर लेट गई। अंबर फर्श पर बेचैनी से टहलने लगा। उसे मारी और नाग का भी ख्याल आ रहा था कि वो कहाँ होंगे, क्योंकि मलका निस्ताली ने अपनी बातों में मारी और नाग का जिक्र नहीं किया था कि उसके लोमड़ इंसानों ने उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इतने में एक जगह दीवार में रोशनी हुई और फिर दीवार का एक बड़ा पत्थर एक तरफ खिसक गया। 2 लोमड़ इंसान हाथों में खलाई पिस्तौल लिए दाखिल हुए और उन्होंने अंबर को अपने साथ चलने का इशारा किया। केटी जल्दी से उठकर अंबर के पास आ गई। नहीं नहीं अंबर भैया, तुम इनके साथ मत जाना, ना जाने ये लोग तुमसे क्या सलूक करें। केटी, इस वक्त तो मैं ना भी चाहूं तब भी मुझे इनके साथ जाना ही पड़ेगा। तुम मुतमईन रहो, मैं मरूंगा नहीं। ये कहकर अंबर लोमड़ इंसानों के साथ दीवार के शगाफ में से गुजर गया। दीवार का पत्थर फिर अपनी जगह पर आ गया। केटी सर थामकर स्ट्रेचर वाले बिस्तर पर बैठ गई। लोमड़ इंसान अंबर को लेकर एक ऐसे कमरे में आ गए जो एक लेबोरेटरी मालूम होती थी और वहां तरह तरह के शीशे के आलात लगे थे। दरमियान में शीशे की 2 मशीनें लगी थीं, जिनके अंदर आदमी के बैठने के लिए शीशे की 2 कुर्सियां रखी थीं। अंबर को लोमड़ इंसानों ने एक मशीन के अंदर ले जाकर कुर्सी पर बिठाया और मशीन को बंद कर दिया। इतने में खलाई मलका निस्ताली आ गई। उसने चुस्त लिबास पहन रखा था। उसको देखते ही लोमड़ इंसानों ने दूसरी मशीन का दरवाज़ा खोल दिया। मलका निस्ताली दूसरी मशीन में दाखिल होकर शीशे की कुर्सी पर बैठ गई। उसकी मशीन का दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया। दोनों लोमड़ इंसान वहां से चले गए। उनके जाते ही अंबर ने एक बूढ़े आदमी को अंदर आते देखा, जिसका चेहरा इंसानों जैसा था, मगर बाकी का सारा जिस्म बेनमानस का था। वो झुककर चल रहा था। उसने आते ही दोनों मशीनों के गिर्द एक चक्कर लगाया और फिर मलका निस्ताली वाली मशीन का एक बटन दबा दिया। बटन के दबते ही मलका की मशीन में से सब्ज रंग की शुआएं लहरा लहरा कर उठीं और अंबर की मशीन में दाखिल होकर अंबर के जिस्म से टकराने लगीं। अंबर ने पहली बार अपने जिस्म में सनसनाहट महसूस की। उस पर इन शुआओं का असर होना शुरू हो गया था। वो सोचने लगा कि ये शुआएं कहीं उसको नुकसान न पहुंचा दें। उसने मशीन में से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर वो कुर्सी पर से हिल ना सका। किसी गैर मामूली ताकत ने उसको मशीन की कुर्सी पर जकड़ कर रख दिया था। अब अंबर के जिस्म में से भी सब्ज रंग की लहराती हुई शुआएं निकलकर मलका निस्ताली के जिस्म से टकराने लगीं। मलका निस्ताली ने आंखें बंद कर लीं। बूढ़ा इंसान बिन मानस बड़ी अजीब नज़रों से अंबर को तक रहा था। उन नज़रों में अंबर के साथ हमदर्दी का तासुर था। अंबर को अपने जिस्म में शदीद बेचैनी महसूस हो रही थी। ये एक खतरनाक सिलसिला अंबर के अंदाजे के मुताबिक 1 घंटे तक जारी रहा। फिर बूढ़े इंसान बिन मानस ने मलका निस्ताली के इशारे पर बटन बंद कर दिया। शुआएं रुक गईं। मलका निस्ताली अपनी मशीन से बाहर निकल आई। उसने बिन मानस इंसान से अपनी ज़ुबान में कहा कि इस कैदी इंसान को ले जाकर कोल्ड रूम में बंद कर दो। उसकी ज़ुबान अंबर समझ गया था। मलका चली गई। बूढ़े बिन मानस इंसान ने अंबर को मशीन से निकाला और बाजू से पकड़कर अपनी ज़ुबान में कहा, मेरे साथ चलो बदकिस्मत इंसान। अंबर ने कहा, मैं बदकिस्मत नहीं हूँ, हालात ने मुझे यहाँ फंसा दिया है। बूढ़े बिन मानस ने चौंक कर अंबर को देखा और कहा, तुम हमारी ज़ुबान जानते हो? अंबर ने कहा, मैं सब ज़ुबानें जानता हूँ, मगर ये बताओ कि तुम्हारी शक्ल तो इंसानों जैसी है, फिर तुम्हारा जिस्म बिन मानस जैसा क्यों है? बूढ़ा बिन मानस इंसान बोला, तुम ज़मीन के इंसान हो, मैं भी तुम्हारी ज़मीन ही का रहने वाला हूँ। खामोशी से मेरे साथ चलो, बातें बाद में होंगी। ये जुमले बूढ़े बिन मानस इंसान ने दुनिया की अंग्रेज़ी ज़ुबान में अदा किए थे। अंबर बड़ा हैरान हुआ कि यह बिन मानस नुमा इंसान अंग्रेज़ी कहाँ से बोलने लगा। वो खामोशी से उसके पीछे पीछे रवाना हो गया।
बिन मानस इंसान अंबर को एक तंग से कमरे में ले गया जहां शदीद सर्दी थी। उसने अंदर जाते ही एक बटन बंद कर दिया। इससे कमरे की सर्दी कम हो गई। अब बूढ़ा बिन मानस इंसान बोला, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? ये लड़की जो तुम्हारे साथ आई है ये कौन है? अंबर ने बूढ़े बिन मानस इंसान को बताया कि वो अपनी दोस्त केटी और नाग और मारिया के साथ खला में एक रॉकेट में रास्ता भटक कर इस सियारे पर उतर आया था। बूढ़े बिन मानस ने आह भरकर कहा, आज से 20 बरस पहले मेरे साथ भी यही हादसा पेश आया था। मेरा नाम मैकेंजी है। मैं मुल्क अमेरिका का एक खलाबाज हूँ। मैं अपनी शटल से निकलकर खला में एक तजुर्बा करने निकला तो बदकिस्मती से मेरे खलाई सूट के साथ जो नायलॉन की रस्सी बंधी थी वो पिघल गई और मैं भटकता हुआ कहीं से कहीं निकल गया। फिर इस सैयारे पर आन गिरा और यहाँ के लोमड़ इंसानों ने मुझे पकड़ लिया। अंबर ने पूछा, ये मुझ पर किस किस्म का तजुर्बा कर रही हैं? मैकेंजी ने कहा, यही इस मलका निस्ताली की जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। ये तजुर्बा वो मुझ पर भी कर चुकी है। असल बात यह है कि ये मलका निस्ताली आधी रात के बाद भेड़िया बन जाती है। एक अरसे से वो इस मुसीबत में फंसी हुई है। वो इससे निजात हासिल करने के लिए लाखों जतन कर चुकी है मगर कामयाब नहीं हुई। आखिर एक दूसरे सैयारे के साइंसदान ने एक नुस्खा बताया जिस पर अमल करके वो दोबारा आधी रात को भेड़िया नहीं बन सकेगी। वो नुस्खा क्या था? अंबर ने पूछा। बूढ़ा बिन मानस मैकेंजी बोला, साइंसदान ने उसे कहा कि अगर वो ज़मीन के 2 इंसान किसी तरह हासिल करके उनके जिस्म की शुआएं खुद अपने जिस्म में दाखिल करे तो फिर वो कभी भेड़िया नहीं बनेगी। चुनाचे मलका निस्ताली ने 2 इंसानों को पकड़ने की मुहिम शुरू कर दी। इस मकसद के लिए उसके लोमड़ इंसान उड़न तश्तरों पर खला में चक्कर लगाने लगे मगर उन्हें कोई इंसान न मिल सका। इत्तफाक से मैं खुद ही इनके सियारे पर आन गिरा। मलका निस्ताली ने मुझ पर तजुर्बे शुरू कर दिए। 1 हफ्ता मेरे जिस्म में इसने अपने जिस्म की शुआएं दाखिल की। 1 हफ्ते के बाद मेरी ये हालत हो गई कि मेरा आधा जिस्म बिन मानस का हो गया और चेहरा इंसान का ही रहा। अब इन्हें दूसरे मर्द इंसान की तलाश थी कि तुम यहाँ आ गए। नाग ने कहा, तो क्या मेरा भी यही हाल हो जाएगा 1 हफ्ते के बाद? मैकेंजी बोला, बिल्कुल, तुम भी आधे इंसान आधे बिन मानस बन जाओगे। अंबर को ख्याल आया कि उसने अपने जिस्म में मलका निस्ताली के जिस्म की शुआएं दाखिल होते महसूस की थीं, इसलिए हो सकता है कि उस पर यह मनहूस असर हो जाए। उसने बूढ़े खलाबाज से कहा, क्या तुम किसी तरह मुझे इस भयानक इंजाम से बचा सकते हो? बूढ़ा बिन मानस इंसान बोला, मैं ये फैसला पहले ही कर चुका हूँ मगर तुम्हें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना होगा क्योंकि इस सियारे से निकलना कोई आसान काम नहीं है। अंबर ने कहा, मैं तुम्हारी हदायत पर अमल करूँगा लेकिन मेरे साथ मेरी दोस्त केटी भी यहाँ से फरार होगी। बूढ़ा बिन मानस इंसान बोला, मैं तुम दोनों को यहाँ से फरार कराने की कोशिश करूँगा अगरचे इसमें मेरी जान को भी खतरा है मगर तुम दोनों मेरी प्यारी ज़मीन के इंसान हो। मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। मेरे साथ जो कुछ हो चुका है वो हो चुका। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें 2 रोज़ इस कमरे में रहना होगा लेकिन मैंने इस सर्द खाने की सर्दी कम कर दी है। तुम आराम से बैठो, मैं रात को आऊँगा। ये कहकर बूढ़ा बिन मानस कमरे से निकल गया। आधी रात को बूढ़ा बिन मानस अपने वादे के मुताबिक आया तो उसके हाथ में खलाई पिस्तौल भी था। उसने आते ही अंबर से कहा, मेरे साथ आओ, जल्दी करो। अंबर फौरन उठा और उसके साथ हो लिया। बूढ़ा बिन मानस अंबर को लेकर कई एक कमरों से निकलकर एक सुरंग में आया तो अचानक सामने एक लोमड़ इंसान आ गया। उसने बूढ़े बिन मानस पर हमला कर दिया। बूढ़े बिन मानस ने पिस्तौल का फायर कर दिया। लोमड़ इंसान उछलकर गिरा और जलकर राख हो गया। सुरंग के दरवाजे में सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। सीढ़ियों में अंधेरा था। अंबर ने बूढ़े बिन मानस से केटी के बारे में पूछा तो उसने कहा, खामोश। सीढ़ियां चढ़कर अंबर जिस कमरे में पहुंचा उसने देखा कि ये वही हॉल कमरा था जहां दीवार पर खुले मुंह वाले भेड़ियों के चेहरे लगे थे। यहाँ केटी पहले से मौजूद थी। अंबर को देखकर वो बेताबी से बोली, अंबर भाई, शुक्र है तुम जिंदा सलामत आ गए। बूढ़े बिन मानस ने कहा, इस सामने वाले भेड़िए के मुंह के पास जाकर खड़े हो जाओ। ये वही भेड़िए का मुंह था कि जिसका शीशा अंबर के हाथ से टूट चुका था। बूढ़े ने कहा, मैं इसका बटन दबाकर टूटे हुए शीशे को हटाता हूँ। तुम दोनों इसके अंदर कूद जाना। यहाँ से निकलने का बस यही एक रास्ता है। अंबर ने कहा, लेकिन हम अपने दोस्तों नाग और मारिया के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते दोस्त। बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, तुम नहीं जानते वो दोनों पहले ही इस भेड़िए के मुंह में गिरकर तुम्हारी दुनिया में पहुंच गई हैं। हमारी दुनिया? अंबर ने हैरत से कहा, हाँ। बूढ़ा बिन मानस बोला, ये जो हिंसा तुम ऊपर लिखा हुआ देख रही हो ये जाहिर कर रहा है कि इसमें कूदने के बाद तुम अपनी दुनिया में 3000 बरस पीछे की तरफ पहुंच जाओगे। जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। मलका निस्ताली भेड़िया बन चुकी है, वो ऊपर आ रही होगी। अंबर और केटी भेड़िए के मुंह के करीब आकर खड़े हो गए।
बूढ़े बिनमानस ने बटन दबा दिया। अब इसमें कूद जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंबर और केटी ने बड़ी गर्मजोशी से बूढ़े बिनमानस से हाथ मिलाया और फिर भेड़िए के मुंह में छलांगे लगा दी। तारीख तूफानी रात की आंधी ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और वो नीचे ही नीचे गिरते चले गए। ना जाने कितनी देर तक वो नीचे लुढ़कते रहे। अंबर और केटी ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। एकदम से वो एक जगह पानी में गिरे और नीचे चले गए। जब ऊपर पानी की सतह पर आए तो देखा कि वो एक नहर में तैरते चले जा रही हैं। रात का अंधेरा फैला है, खामोशी ही खामोशी है। अंबर ने केटी को आवाज़ दी, केटी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ अंबर। अंधेरे में वो आप एक दूसरे को देख रहे थे। केटी ने अंबर का हाथ थाम लिया। वो नदी से निकलकर किनारे पर आ गए। ये हम कहाँ आ गए हैं? केटी ने चारों तरफ देखकर कहा। अंबर ने कहा, अगर बूढ़े बिनमानस की बातों का यकीन किया जाए तो हम एक बार फिर अपनी दुनिया में 3000 पीछे के ज़माने में आ गए हैं। केटी बोली, ये जगह कोई जंगल ब्याबान है अंबर, ना आदम है ना आदमजाद। अंबर ने कहा, हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं केटी, चलो जंगल पार करके देखते हैं कि आगे क्या है। मुझे इस बात की खुशी है कि मारिया और नाग भी इसी दुनिया और इसी ज़माने में मौजूद हैं। अब हम एक दूसरे से किसी न किसी दिन ज़रूर मिलेंगे। उन्होंने अंधेरे जंगल में एक तरफ चलना शुरू कर दिया। जब वो जंगल के दरमियान बहती एक नदी के पास पहुंचे तो उन्हें ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई सूखी घास पर चल रहा हो। अंबर रुक गया। केटी, मुझे यहाँ किसी इंसान की मौजूदगी का शक हो रहा है। केटी भी अंधेरे में इधर उधर देखने लगी। इतने में धम से 6 आदमी उन पर कूद पड़े। केटी को भी अंबर के साथ ही उन्होंने रस्सी में जकड़ दिया। उनके हाथों में तलवारें थीं। अंबर ने केटी से कहा, केटी खामोश रहना, मुकाबला न करना। हो सकता है हमें यहाँ से नाग मारिया का सुराग मिल जाए। केटी ने कोई मुकाबला न किया। ये आदमी मंगा बहादुर के डाकुओं के गिरोह के थे। इस गिरोह का लीडर अब चंदर सिंह डाकू था, जो मंगा बहादुर के नाग के हाथों मौत के बाद उनका सरदार बन गया था। डाकू अंबर और केटी को खींचते हुए नदी के पास जंगली आम के दरख्तों के झुंड के दरमियान बनी हुई उसी किलानुमा झोंपड़ी में ले गए जिसमें कभी मंगा बहादुर डाकुओं का सरदार रहा करता था। झोंपड़ों में से चंदर सिंह डाकू बाहर निकल आया। ये सुरख आंखों वाला काला कलूटा डाकू था जिसके चेहरे से दहशत टपकती थी। एक डाकू ने चिराग की रोशनी केटी और अंबर के चेहरों पर डाली। सरदार, ये दोनों हमारे अड्डे की तरफ आ रहे थे। ये राजा विक्रम के जासूस हैं। हुक्म दो ताकि हम इन दोनों को कत्ल कर दें। डाकू चंदर सिंह ने कहर भरी नजरों से अंबर की तरफ देखा और गजबनाक आवाज में बोला, हमारी जासूसी करते हो कमबख्त, तुम्हारी मौत तुम्हें इधर ले आई है। अंबर ने कहा, हम किसी भी राजा विक्रम के जासूस नहीं हैं, हम दोनों बहन भाई हैं और जंगल में रास्ता भूल गए हैं। एक डाकू ने कहा, सरदार, ये भी मुझे पहले वाले जासूस के भाई बंद लगते हैं। सरदार चंदर सिंह घुर्राया, वो तो भाग गया मगर मैं इन्हें नहीं भागने दूंगा। डाकू ने कहा, सरदार, पहले वाला जासूस तो बंद दरवाजे में से भी फरार हो गया था। इनकी पूरी तरह खबरगिरी करनी होगी। ये सुनकर अंबर और केटी के कान खड़े हो गए। बंद दरवाजे में से मारिया या नाग ही फरार हो सकता था। अंबर ने सोचा कि इन लोगों का मुकाबला नहीं करना चाहिए बल्कि इनसे किसी तरह मालूम करना चाहिए कि पहले वाला जासूस कौन था। सरदार ने हुक्म दिया, इनको अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो, सुबह मैं खुद इनका काम तमाम करूंगा। केटी और अंबर को जंगल के खुफिया तय खाने की अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। अंबर ने जाते हुए अपनी खास जुबान में केटी से कहा कि हो सकता है कि नाग यहाँ आया हो और इन लोगों को नाग के बारे में पता हो। तुम फिक्र मत करना, मैं संभाल लूंगा। केटी कोठरी में फर्श पर बैठी सोच रही थी कि अगर नाग या मारिया यहाँ से गुजरे हैं तो उनकी खुशबू कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि उन्हें गुजरे हुए काफी दिन हो गए होंगे। अंबर भी अपनी तंगोतारी कोठरी में बैठा नाग और मारिया ही के बारे में सोच रहा था। रात का पिछला पहर गुजर रहा था। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। अंबर और केटी को बाहर निकाला गया। झोंपड़े के आगे डाकुओं का सरदार चंदर सिंह एक कुर्सी पर तलवार लिए बैठा था। बाकी डाकू नीम दायरे की शक्ल में खड़े थे। अंबर और केटी को सरदार के सामने लाया गया। सरदार ने कहा, इस लड़की को मेरे झोंपड़े में ले जाकर बंद कर दो, मैं इससे शादी करूंगा। इस जासूस को दरख्त से लटकाकर फांसी दे दो। केटी ने चीख कर कहा, अंबर, मैं शादी नहीं करूंगी। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, यह नौबत नहीं आएगी। सरदार चंदर सिंह ने अंबर को मुस्कुराते देखा तो उसे गुस्सा आ गया। तुम हंस रहे हो, हमारा मजाक उड़ाते हो। अभी तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। इसे सामने वाले दरख्त पर फांसी दे दो। केटी को डाकू झोंपड़े में ले गए। अंबर के गले में रस्सी का फंदा डालकर 2 डाकुओं ने रस्सा दरख्त की ऊंची शाख से बांध दिया। अंबर को घोड़े पर बिठा दिया गया। वो कोई एतराज नहीं कर रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि वो मर नहीं सकता। जब रस्सा दरख्त से कसकर बांध दिया गया तो सरदार चंदर सिंह ने चिल्लाकर कहा, घोड़ा नीचे से निकाल दो। डाकू ने घोड़े को लात मारी। घोड़ा अंबर के नीचे से निकल गया। अंबर लटकने लगा।
रस्सी का फंदा उसकी गर्दन में पड़ा था और वह दरख्त की शाख के साथ झूल रहा था। अंबर ने कोई हरकत ना की। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसे लटकते हुए 10 मिनट गुजर गए तो सरदार ने कहा, इसकी लाश को उतारकर खड्ड में फेंक दो। एक डाकू ने दरख्त की शाख पर चढ़कर तलवार से रस्सा काट दिया। अंबर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। सब डाकू यही समझ रहे थे कि अंबर मर चुका है। डाकू अंबर की लाश उठाने के लिए आगे बढ़े तो अंबर बड़े आराम से उठकर खड़ा हो गया और अपनी गर्दन में से रस्सी का फंदा निकालने लगा। उसे खड़े होते देखकर सब हैरान रह गए। सरदार चंदर सिंह अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गया। वो फटी फटी आंखों से अंबर को देख रहा था। फिर गुस्से में बोला, इसकी गर्दन कलम कर दो, ये सख्त जान जासूस है। एक डाकू ने हुक्म पाते ही पीछे से अंबर की गर्दन पर तलवार का भरपूर वार किया। अंबर बड़े आराम से गले में से रस्सी का फंदा निकालकर उसे लपेटता रहा, जबकि अंबर की पत्थर जैसी सख्त गर्दन से टकराते ही तलवार के 2 टुकड़े हो गए। अब तो सरदार चंदर सिंह भी परेशान हो गया। उसने लपक कर अंबर की गर्दन को हाथ लगाकर देखा। अंबर ने गर्दन अब नरम कर ली थी। सरदार ने चीख कर कहा, मैं इसे खत्म करूंगा। सरदार ने कमर में लगा खंजर निकाला और अंबर के सीने में घोंप दिया, मगर खंजर भी टूटकर 2 टुकड़े हो गया। अब तो सरदार चंदर सिंह और दूसरे डाकू दहशतजदा होकर पीछे हट गए। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, चंदर सिंह, अगर तुम मुझे आग में भी डाल दोगे तो मैं हलाक नहीं होऊंगा। कुछ डाकू तो अंबर के आगे सजदे में गिर गए। वो उसे कोई आसमानी देवता समझने लगे थे। सरदार चंदर सिंह ने खुश होंठों पर जुबान फेरी और कहा, तुम कोई जादूगर हो? अंबर बोला, मैं जादूगर नहीं हूँ। फिर सरदार बोला, तुम पर खंजर का असर क्यों नहीं हुआ? फिर अंबर ने कहा, एक ऐसा राज है जो मैं तुम्हें किसी सूरत में नहीं बता सकता। बहरहाल एक बात तुम अच्छी तरह समझ गए हो कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और अगर चाहूँ तो एक एक करके तुम सबको हलाक कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। अंबर ने सरदार से कहा कि केटी को बाहर लाया जाए। सरदार चंदर सिंह अंबर की गैर मामूली ताकत से बहुत खौफजदा हो गया था। उसने कहा, आप मेरे साथ झोंपड़े में चलें। सरदार बड़ी इज्जत के साथ अंबर को अपने झोंपड़े में ले गया जहाँ केटी मौजूद थी। केटी ने गुस्से में कहा, अंबर इसको मजा चखाओ, ये कौन होता है मुझे यहाँ कैद करने वाला? सरदार चंदर सिंह हाथ जोड़कर बोला, बहन मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तुम आज़ाद हो और यही समझो कि तुम अपने भाई के घर में हो। केटी ने ताज्जुब से अंबर की तरफ देखा। अंबर ने कहा, इस पर मेरी ताकत जाहिर हो गई है केटी। फिर अंबर सरदार की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ से जो पहला जासूस फरार हो गया था वो कौन था? उसका नाम क्या था? सरदार चंदर सिंह ने कहा, मैं उसका नाम नहीं जानता। पटेल ने हमारे सरदार के लिए उसको बेहोश करके तहखाने में डाला था, लेकिन वो तहखाने में से फरार हो गया। ये राज आज तक नहीं खुल सका कि वो कैसे फरार हुआ। अंबर ने सवाल किया, उसका हुलिया बता सकती हो? सरदार चंदर सिंह ने जो हुलिया बताया वो बिल्कुल नाग का था। अंबर और केटी ने खुश होकर एक दूसरे को देखा। अंबर, ये यकीनन नाग था। अंबर ने चंदर सिंह से नाग के बारे में मजीद सवाल किए तो उसने पटेल की मुखबरी, महामंत्री की बेटी की अगवा और उसके घर में डाका और मंगा बहादुर के मारे जाने की सारी कहानी उसे बयान कर दी। अंबर ने चंदर सिंह से महामंत्री की हवेली का रास्ता मालूम किया। उससे 2 घोड़े लिए और केटी के साथ वहां से रवाना हो गया। दिन भर जंगल और पहाड़ी मैदान में सफर करते हुए शाम के करीब अंबर और केटी महामंत्री की हवेली में पहुंच गए। महामंत्री और उसकी बीवी और कमला से उन्होंने मुलाकात की और नाग के बारे में पूछा। उन्होंने यही बताया कि वो अपने किसी साथी की तलाश में उनसे रुखसत लेकर शुमाल की तरफ मुल्क मगध की जानिब रवाना हो गया था। अंबर और केटी ने एक रात महामंत्री की हवेली में आराम किया और सुबह उनको खुदा हाफिज कहकर आगे रवाना हो गए। वो शुमाली हिंदुस्तान की रियासत मगध की तरफ जा रहे थे। उन्हें यकीन था कि शुमाली हिंदुस्तान की रियासत मगध में उनकी मुलाकात नाग और मारिया से ज़रूर हो जाएगी। दूसरी तरफ नाग भी जंगल में मारिया की तलाश में शुमाल की तरफ जा रहा था और मारिया शुमाली हिंदुस्तान की रियासत मोंघील की राजधानी में मौजूद थी, जहां वो राजा भमेयार की बेटी राजकुमार पुष्पावली के रूप में शाही रथ में बैठी अपने शाही महल की तरफ जा रही थी। राजा भमेयार, रानी और दूसरे दरबारी और सिपाही जुलूस की शक्ल में महल की तरफ जा रहे थे। महल में पहुंचकर मारिया यानी पुष्पावली को उसके महल में पहुंचा दिया गया, जहां कनीजें उसकी खिदमत को मौजूद थीं। मारिया यानी पुष्पावली की खास कनीज सहेली केसरी उसके साथ थी। मारिया ने नहा धोकर नया शाही लिबास पहना और अपनी सहेली केसरी के साथ शाही बाग में टहलने लगी। वो केसरी से बातें कर रही थी, मगर उसका दिल अंबर, नाग और केटी के बारे में सोच रहा था कि वो कहाँ होंगे और उसके बारे में फिक्रमंद हो रहे होंगे। इत्तेफाक से दूसरे रोज राजा की सालगिरह का दिन था। महल को शानदार तरीके से सजाया गया था। दरबार में अजीमोशान दावत हुई। मारिया भी राजकुमारी पुष्पावली के रूप में दरबार में मौजूद थी। रानी और वजीर आला भी थे। राजा ने शाही नजूमी को बुलाया और पूछा,
ज्योतिषी महाराज हिसाब लगाकर बताएं कि अभी हम कितनी मुद्दत जिंदा रहेंगे। ज्योतिषी ने फौरन हिसाब लगाना शुरू कर दिया। हिसाब लगाकर उसने कहा, महाराज आपकी उम्र तो बहुत लंबी है, मगर मेरा हिसाब कह रहा है कि। ज्योतिषी एकदम खामोश हो गया। राजा ने तशवीश के साथ कहा, रुक क्यों गए शास्त्री जी? ज्योतिषी हाथ बांधकर बोला, महाराज ये एक ऐसा राज है जो मैं आपको अकेले में ही बता सकता हूँ, आप सब लोगों को रुखसत कर दें। राजा ने उसी वक्त सबको दरबार से रुखसत कर दिया। मारिया ने सोचा कि जाने क्या राज बताएगा ये ज्योतिषी। वो भी अपनी सहेली के साथ शाही महल में चली गई। दरबार में जब राजा और शाही ज्योतिषी अकेले रह गए तो राजा ने पूछा, शास्त्री जी अब बताइए वो क्या राज है जो आप मुझे बताना चाहते थे? ज्योतिषी ने एक बार फिर अपनी पोथी पर लगाए हुए हिसाब को देखा और कहा, महाराज मैं देख रहा हूं कि आपकी उम्र तो बड़ी लंबी है, मगर 2 रोज बाद शाम के वक्त हमारी राजधानी में जनूबी दरवाजे में से एक सांवले रंग का और घुंघराले बालों वाला एक ऐसा नौजवान दाखिल हो रहा है जिसके हाथों आपकी मौत वाक़या हो सकती है। राजा का तो ये सुनकर रंग उड़ गया। ये आप क्या कह रही हैं शास्त्री जी? ज्योतिषी बोला, मेरा हिसाब यही कुछ कह रहा है महाराज। राजा ने कहा, हम उस नौजवान को शहर में दाखिल होते ही कत्ल करवा देंगे। ज्योतिषी कहने लगा, मेरा हिसाब बता रहा है कि यह नौजवान गैर मामूली ताकत रखता है। इसको मारने में अगर जरा सी चूक हो गई तो वो हाथ से निकल जाएगा और फिर आपकी मौत यकीनी हो जाएगी। राजा परेशान हो गया, फिर हमें क्या करना चाहिए आप ही बताएं। ज्योतिषी कुछ देर हिसाब लगाता रहा, पोथी पर आड़ी तिरछी लकीरें डालकर उन्हें गौर से देखता रहा, फिर बोला, उस पुरस्कार नौजवान के बारे में मेरा हिसाब भी ज्यादा नहीं बता रहा। आप उस नौजवान का स्वागत करें, यूं चाल चलकर उसे अपने जाल में फंसाएं और फिर उसे किसी वीरान जगह पर पहुंचाकर अचानक हमला करके मरवा दें। राजा उठकर बेचैनी से टहलने लगा, हम ऐसा ही करेंगे। अगर वो हमारा कातिल साबित हो सकता है तो हम उसको कत्ल करवाने में हरगिज देर नहीं करेंगे। ज्योतिषी कहने लगा, मगर महाराज इसके लिए आपको बड़ी राजदारी से काम लेना होगा। इस काम के लिए अपने खास जासूस लगाएं जो कल शाम को उस नौजवान का स्वागत करें और फिर उसे किसी वीरान जगह पर ले जाकर कत्ल कर दें। मैं उस नौजवान की शिनाख्त के लिए खास शाही जासूसों के साथ होऊंगा। राजा ने खुश होकर कहा, बिल्कुल ठीक है, हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। हमारे दुश्मन को हलाक करके आप हमें नई जिंदगी देंगे। हम आपको इनामो इकराम से मालामाल कर देंगे। हम अभी अपने 4 बहादुर जासूसों को बुलवाकर सारा हाल बताते हैं। राजा भमियार ने उसी वक्त अपने खास जासूसों को बुलाया और ज्योतिषी ने उन्हें सारी बात समझा दी। अब वो दूसरे दिन शाम का इंतजार करने लगे। रात को मारिया ने अपनी सहेली केसरी से पूछा कि राजा को ज्योतिषी ने क्या राज बताया था। केसरी ने कहा, ये राज राजा ने किसी पर जाहिर नहीं किया, महारानी को भी नहीं बताया। मारिया ने कोई ख्याल ना किया। दूसरे दिन शाम के वक्त राजा के चारों हट्टे कट्टे जासूस घोड़ों पर सवार होकर ज्योतिषी के साथ शहर के जनूबी दरवाजे के करीब छुपकर बैठ गए। जब शाम के साए बढ़ने लगे तो खेतों और दरख्तों में से निकलकर नाग नमूदार हुआ। वो घोड़े पर सवार था। उसे शहर की जानिब से मारिया की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। वो बड़ा खुश हुआ कि उसे मारिया का सुराग मिल गया था। जो ही वह शहर के दरवाजे में दाखिल हुआ तो 4 घुड़सवार जिन्होंने शाही लिबास पहन रखे थे उसके सामने आ गए। उनको शाही ज्योतिषी ने भेजा था, क्योंकि ज्योतिषी ने नाग को पहचान लिया था कि यही सांवले रंग और घुंघराले बालों वाला नौजवान है जिसकी तरफ जायचे ने इशारा किया था। नाग ने घोड़े को रोक लिया और पूछा, तुम लोग कौन हो? जासूस घुड़सवार ने बड़ी नरम आवाज में कहा, प्यारे भाई, हमें महाराजा राजा भमियार की तरफ से हुक्म मिला है कि आज के दिन शाम को जो मुसाफिर भी शहर में दाखिल हो उसे बड़ी इज्जत के साथ शाही महल में लाया जाए। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, हमारे साथ शाही महल चलो और शाही मेहमान बनकर रहो। नाग बड़ा खुश हुआ, वो उनके साथ चल पड़ा। शहर में दाखिल हुए तो एक तरफ वीरान जगह पर दरख्तों के नीचे चश्मा बह रहा था। एक जासूस ने कहा, प्यारे भाई, बेहतर है कि शाही महल में दाखिल होने से पहले तुम इस चश्मे पर गुसल कर लो, क्योंकि कोई भी शख्स गुसल किए बगैर शाही महल में दाखिल नहीं हो सकता। नाग ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी सफर करते करते थक गया हूँ और गर्द जम गई है। चारों जासूस नाग को लेकर चश्मे की तरफ चले। नाग आगे आगे था। जब वो दरख्तों के दरमियान पहुंचा तो अचानक उसने तलवार के नियाम से निकलने की आवाज सुनी। एक सेकंड में नाग ने पलटकर देखा तो एक घुड़सवार नाग पर तलवार से हमला करने ही वाला था। नाग घोड़े पर से छलांग लगाकर कूद गया और नीचे गिरते ही उसने सांस खींचा और सांप बनकर घास में भाग गया। चारों जासूस घुड़सवार हैरान होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि यह नौजवान कहाँ गायब हो गया। वो समझ गए कि यह जरूर कोई जिन भूत था और अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो घोड़ों को भगाते हुए महल की तरफ उठ दौड़े। शाही महल के दरवाजे पर ज्योतिषी उनका इंतजार कर रहा था। क्या उस नौजवान का काम तमाम कर दिया? ज्योतिषी ने पूछा। घुड़सवारों ने सारी बात बयान कर दी। शाही ज्योतिषी बेहद फिक्रमंद हुआ। उसने कहा, यह बात किसी को ना बताना, मैं महाराज के पास जा रहा हूँ।
जब राजा ने सुना कि उसका कातिल बचकर निकल गया है तो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, शास्त्री जी कोई तरीका निकालें, अगर मैं कत्ल हो गया तो आप भी शाही ज्योतिषी नहीं रहेंगे, वो नौजवान आपको भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। शाही ज्योतिषी ने कहा, महाराज मैं जानता हूं कि ये मेरी जिंदगी का भी सवाल है, मैं हवन करूंगा। शाही ज्योतिषी उसी वक्त महल के एक खास कमरे में गया जहां देवी देवताओं की मूर्तियां लगी थीं। ज्योतिषी ने कुंड में आग जलवाई और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। राजा उसके पास ही बैठा था, उन दोनों के सिवा वहां कोई नहीं था। हवन करने के बाद ज्योतिषी ने तांबे की एक स्लेट जोर से जमीन पर मारी और आंखें बंद करके ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। चंद मिनट के बाद ज्योतिषी ने तांबे की स्लेट उठाकर देखी तो उस पर कुछ इशारे लिखे हुए थे। शाही ज्योतिषी ने उनको पढ़ा तो दंग रह गया। राजा ने पूछा, क्या बात है शास्त्री जी, आप परेशान दिखाई देती हैं। शाही ज्योतिषी बोला, महाराज ये तांबे की पत्री मुझे बता रही है कि जो औरत आपके महल में राजकुमारी पुष्पावली बनकर आई है वो आपकी बेटी नहीं है। राजा तो भौंचका होकर ज्योतिषी का मुंह तकने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं शास्त्री जी, अगर ये पुष्पावली मेरी बेटी नहीं है तो फिर मेरी बेटी कहाँ है। शाही ज्योतिषी तांबे की स्लेट पर रखे हुए इशारे पढ़कर बोला, महाराज ये पत्री मुझे बता रही है कि आपकी असली बेटी राजकुमारी पुष्पावली जंगल में रास्ता भूलकर एक गार में पनाह लिए हुए है और ये लड़की उस नौजवान की साथी है जो आपका कातिल बनकर राजधानी में दाखिल हुआ है। राजा बोला, इसका मतलब है कि ये औरत जिसने मेरी बेटी का भेष बदल रखा है मेरी जान के दुश्मन की साथी है, मगर इसकी शक्ल मेरी बेटी जैसी क्यों है। ज्योतिषी ने कहा, ये उस औरत की करामत है, ये औरत एक पुरस्कार मखलूक है, इसके बारे में मेरी पत्री ज्यादा नहीं बता रही, सिर्फ इतना पढ़ रहा हूं कि ये औरत आपकी बेटी नहीं है। आपकी बेटी जंगल में सुरख पत्थरों के पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए है, उसे मंगवाइए, सारा राज खुल जाएगा। राजा ने कहा, लेकिन इस नौजवान को कहां तलाश करें जो मेरा कातिल साबित होने वाला है और जो फरार हो गया है। ज्योतिषी ने कहा, यह नौजवान भी पुरस्कार ताकत रखता है, हमें सबसे पहले नकली पुष्पावली को गिरफ्तार करके गहरे कुएं में डालकर बंद कर देना चाहिए, फिर असली राजकुमारी को जंगल से तलाश करके महल में लाना होगा, इसके बाद हम नौजवान को तलाश करेंगे। राजा परेशान होकर वहां से उठकर अपने महल के खास कमरे में आ गया। उसने बारादरी में से देखा कि उसकी नकली बेटी राजकुमारी पुष्पावली यानी मारिया अपनी सहेलियों के साथ बाग में टहल रही थी। राजा ने खुफिया तौर पर राजकुमारी की खास सहेली केसरी को अपने कमरे में बुलाया और उसे सारी बात बयान कर दी और कहा, तुम किसी तरह पुष्पावली को महल के पिछवाड़े वाले अंधे कुएं के पास ले जाकर उसमें धक्का दे दो, ये असली राजकुमारी नहीं है। केसरी बोली, महाराज ये आप कैसे कह सकती हैं। राजा ने कहा, जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा ही करो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी कत्ल करवा दूंगा। केसरी बेचारी डर गई, उसे मालूम था कि राजा बेहद जालिम है और एक सेकंड में उसकी गर्दन उतरवा देगा। केसरी ने सर झुकाकर कहा, महाराज आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। इस दौरान राजा ने अपने खास जासूस सवारों को असली राजकुमारी को लाने के लिए सुरख पहाड़ी वाले जंगल की तरफ रवाना कर दिया। चारों जासूस उसी वक्त तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर जंगल में घुस गए। जब वो सुरख पहाड़ी वाले गार में गए तो उन्होंने देखा कि वाकई असली राजकुमारी पुष्पावली गार में बेहोश पड़ी थी। वो उसी वक्त उसे उठाकर खुफिया तरीके से शाही महल में ले आए। राजा ने अपनी असली राजकुमारी को देखा तो उसे यकीन हो गया कि दूसरी राजकुमारी वाकई नकली औरत है और किसी पुरस्कार ताकत के जरिए उसकी बेटी का रूप धारे हुए है। जब उसने केसरी को बुलवाकर असली राजकुमारी दिखाई तो वो भी सकते में आ गई। अब उसने भी फैसला कर लिया कि नकली राजकुमारी को अंधे कुएं में गिराकर ही दम लेगी, क्योंकि कुछ मालूम नहीं कि ये कौन जादूगरनी है। केसरी नकली राजकुमारी यानी मारिया को सैर करने के बहाने महल के पिछवाड़े वाले वीरान बाग में ले गई। यहाँ जंगली फूल उगे हुए थे। केसरी ने मारिया से कहा, राजकुमारी जी यहाँ एक कुआं है, कहते हैं जो कोई उस कुएं में झुककर कोई चीज मांगता है तो उसे वो चीज मिल जाती है। मारिया को एकदम अंबर नाग केटी का ख्याल आ गया। उसने कहा, क्या तुम सच कहती हो केसरी। हाँ राजकुमारी जी, यहाँ कई लोगों ने अपने दिल की मुरादें पाई हैं। मेरी माँ बीमार हुई थी तो मैंने भी इस कुएं में मुंह डालकर दुआ मांगी थी कि मेरी माँ अच्छी हो जाए, और मेरी माँ अच्छी हो गई थी। ये बात किसी किसी को ही महल में मालूम है। मारिया ने बेताब होकर पूछा, मुझे उस कुएं पर ले चलो, मैं भी एक दुआ मांगूंगी। केसरी बड़ी खुश हुई, उसका तीर निशाने पर बैठा था। वो मारिया को दरख्तों और जंगली घास में से लेकर अंधे कुएं के पास ले आई। ये काफी गहरा कुआं था और इसमें गिरा हुआ इंसान कभी बाहर नहीं निकल सकता था। केसरी ने कहा, राजकुमारी जी इस तरफ कुएं की मुंडीर पर खड़ी होकर नीचे झांकें और जो दुआ मांगनी है उसे अपने दिल में दोहराएं, आपकी दुआ फौरन पूरी हो जाएगी। मारिया खुशी खुशी कुएं की मुंडेर पर आकर खड़ी हो गई। केसरी बड़ी चालाकी से उसके पीछे आ गई। जो ही मारिया ने सर आगे झुकाकर दुआ मांगी कि उसे अंबरनाग केटी मिल जाए, तो पीछे से उसे केसरी ने धक्का दे दिया। एक चीख के साथ मारिया अंधे कुएं में गिर पड़ी। अगर वो गैबी हालत में होती तो फौरन ऊपर आ जाती।
बल्कि वो गिर ही नहीं सकती थी, लेकिन वो इंसानी जिस्म की हालत में थी। वह धड़ाम से नीचे अंधे कुएं के घास फूस पर गिरी और नीम बेहोश सी हो गई। केसरी दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और उसे बताया कि नकली राजकुमारी को अंधे कुएं में फेंक दिया गया है। राजा ने खुश होकर उसे अपने गले का हार इनाम में दिया और ज्योतिषी से कहा कि उस अंधे कुएं को ऊपर से बंद करवा दिया जाए। ज्योतिषी के हुक्म से फौरन अंधे कुएं के ऊपर लकड़ी के शतीर डालकर मिट्टी और गारे से उसे बंद कर दिया गया। मारिया को होश आया तो उसने अपने आप को तारीख कुएं में पाया, जिसका मुंह ऊपर से बंद कर दिया गया था। अगरचे मारिया इंसानी हालत में थी, मगर आखिर वो एक गैबी औरत थी, वो मर नहीं सकती थी। वो कुएं में बंद हो गई थी, मगर जिंदा थी, वो ऊपर नहीं आ सकती थी। राजा ने असली राजकुमारी पुष्पावली को कुछ ना बताया और उसे प्यार करके कहा, बेटी अब कभी अकेली जंगल में मत जाना। असली पुष्पावली राजकुमारी कहने लगी, पिताजी मुझसे बड़ी भूल हो गई थी, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। राजा अब शाही ज्योतिषी की तरफ गया और उससे पूछा, नकली पुष्पावली तो अंधे कुएं में अपने आप मर जाएगी, अब ये बताओ कि मैं अपने कातिल को कहाँ तलाश करूं? हिसाब लगाएं और बताएं कि वो इस वक्त कहाँ है। ज्योतिषी ने फौरन पोथी खोलकर हिसाब लगाया और राजा से कहा, महाराज हमसे चूक हो गई कि वो फरार हो गया। अब मेरा हिसाब सिर्फ इतना ही बता रहा है कि वो पुरस्कार नौजवान इसी शहर के इर्द गिर्द कहीं मौजूद है। मैं आज रात एक बार फिर हवन करके मंत्र पढ़ूंगा और मालूम करूंगा कि ये पुरस्कार नौजवान और आपका दुश्मन ठीक किस मुकाम पर है। शाही ज्योतिषी ने एक बार फिर मंत्रों वाले हवन की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ नाग सांप की शक्ल में जब घास में घुसा तो आगे निकल गया, क्योंकि उसे खतरा था कि घुड़सवारों के पास तलवारें हैं, वो उसे नुकसान न पहुंचा दें। काफी आगे जाकर वो स्याउकाब बनकर फिरफिराता हुआ उड़ गया। दरख्तों के ऊपर जाकर उसने देखा कि चारों घुड़सवार शाही महल की तरफ दौड़े जा रहे थे। नाग ने सोचा कि ये लोग उसे क्यों कत्ल करना चाहते थे। नाग को मारिया की खुशबू बहुत हल्की हल्की आ रही थी। उसने शाही महल के ऊपर एक चक्कर लगाया, उसे मारिया की खुशबू वैसे ही हल्की हल्की आ रही थी। नाग को ख्याल आया कि मारिया को शहर की चार दीवारी के बाहर, जो खेत और दरख्तों के झुंड में देहाती आबादी है, वहां तलाश करना चाहिए। काफी देर उड़ने के बाद नाग वापस महल के ऊपर आया तो अब उसे मारिया की खुशबू बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि उस वक्त मारिया को अंधे कुएं में धकेलकर कुआं बंद कर दिया गया था। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में।